हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा एडुटेरिया A2 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम देख रहे थे एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया था लास्ट में, और ये 14वां नंबर सेट में दिया गया था क्या इकोनॉमिक सर्वे दिया गया था, जिसको हमने कंप्लीट रूप से कंसेप्ट के साथ 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। उसे आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट मौजूद है। और इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2024-25 का है जो कंसेप्ट के साथ पूरे डिटेल्स के साथ उसको हम देखेंगे। साथ में लास्ट में हम 50 क्वेश्चंस का इसमें डिस्कशन भी करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले नंबर यहाँ देख सकते हैं कि बजट से स्टार्ट करते हैं कि बजट क्या है। तो बजट जानते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसको है जो आर्टिकल 112 में दिया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसको लिखा गया है। हालांकि कहीं भी इसका बजट का चर्चा पूरे संविधान में नहीं किया गया है। यानी बजट का मतलब ही होता है एक चमड़े का थैला, यानी एक लेदर बैग होता है, आप उस तरह से देखते होंगे। और इस तरह से आप देखते होंगे कि अब डिजिटल एज में इंडिया पहुंच चुका है, जिस कारण से जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा क्या होता है कि वो टैबलेट में वो रेड उसमें है जो फीता बांध करके उसको लाया जाता है। आर्टिकल 112 में यह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसको दिया गया है, यानी कि क्या तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है। जानते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट आने वाले अगले वर्षों में सरकार के द्वारा कितने अनुमानित खर्च करने हैं और कितने कहां से उसका आय प्राप्त करना है और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा खर्चा करना है, इसका टोटल जो ब्यौरा होता है, इसका टोटल जो एस्टिमेट्स होता है वो बजट में शामिल किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे एक पिछले साल का, यानी कि 2023-24 का, यानी पिछले सरकार जो एक साल में कितना खर्च किया और किस किस क्षेत्र में खर्च किया और कितना उसका है जो रेवेन्यू रिसिप्ट रहा, कितना उसका एक्सपेंडिचर रहा, कितना खर्च किया, इसका है जो टोटल ब्यौरा दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में। इस दोनों का फर्क आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल एनालिसिस किया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे की कंसेप्ट को समझाया गया है जो आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो जानते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 हमेशा देखेंगे कि केंद्रीय बजट होता है वो अगले साल का होगा, यानी कि 2024-25, जबकि इकोनॉमिक सर्वे क्या रहेगा 2023-24 रहेगा। तो केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया गया और यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। जानते हैं कि इस समय 2024-25 में क्या तो मोदी 3.0 चल रहा है। ठीक है। जानते हैं कि 2014 में पहली बार मोदी सरकार के रूप में मोदी के नेतृत्व में है जो क्या बीजेपी सरकार में आई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, ये वित्त मंत्री है। और जानते हैं कि 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। ठीक है। और उसके एक दिन बाद देख सकते हैं 22+1 यहाँ पे 23 जुलाई को क्या किया गया, बजट को पेश किया गया। यानी कि क्या होता है एक दिन पहले बजट के पेश करने से एक दिन पहले क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है, क्या संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वही एक दिन बाद क्या होता है संसद में है जो ये बजट को पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, दोनों का डिफरेंस याद रखना है। पहले क्या होता था कि आज़ादी के बाद पहली बार 1950-51 में इकोनॉमिक सर्वे को और बजट को दोनों को साथ मिलाकर पेश किया गया और ये 1964 ईस्वी तक ये साथ साथ ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1964 के बाद क्या हुआ, ऐसा प्रोविज़न आया, ऐसा है जो एक स्टार्ट किया गया कि 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अलग अलग दिनों में है जो प्रस्तुत करने लगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बजट में इस बार 4 जातियों का विशेष ध्यान रखा गया है, यानी कि 4 जो कास्ट है, 4 क्लासेज है, उसको मेन रूप से उसके स्ट्रीमलाइन पोजीशन में लाने के लिए उस पर खासकर ध्यान देने की आवश्यकता पे सरकार ने है जो उस पर जोर दिया है। जैसे कि कौन कौन है इसमें, गरीब हो गए, महिलाएं हैं, युवा है और अन्नदाता है। अन्नदाता मतलब क्या, तो ये किसान हो गए। इस पर मुख्य रूप से है जो सरकार ने है जो इस पर है जो फोर्स किया है, इस पे बल दिया है किसको, विकास के स्ट्रीमलाइन पोजीशन में इसको आगे लाके खड़ा किया जा सके। ठीक है। इसको ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसमें कितने जातियों का है जो विशेष ध्यान रखने के लिए इसमें बजट में प्रावधान दिया गया है। तो 4 जाति याद रखना है। कौन कौन है, युवा है, महिला है, अन्नदाता यानी कि किसान है, और क्या है तो महिलाएं हैं। ठीक है। और गरीब है। ठीक है। कराया बजट का इस बार थीम क्या रहा, तो बजट का थीम रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। इसको ध्यान रखना है कि क्या है तो एम्प्लॉयमेंट है, एमएसएमई है और क्या है स्किल्स है और मिडिल क्लास को
है जो आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ये थीम रखा गया है। किसके द्वारा? तो ये बजट 2024-25 का थीम है। आपसे क्वेश्चन में क्या करेगा, एमएसएमई की जगह कुछ और दे देगा, इसको हटा देगा, ऐसा करके आपको दिया जा सकता है। बजट वित्त वर्ष 2024-25 नियमित के लिए जीडीपी 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से कितना है, 10.5% अधिक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जीडीपी कितना है, तो ये याद रखना है 3.26 करोड़, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर जैसे क्या है तो 3,26,36,912 करोड़ इस बार है जो 2024-25 बजट के लिए इतना रेवेन्यू, इतना है जो आकलन किया गया है। और जो वित्त वर्ष 2023-24 से कितना अधिक है, 10.5%, ये क्या है, प्लस में है, यानी कि इससे ज्यादा बढ़ा करके पेश किया गया है। ये ध्यान रखना है, ये डाटा को आपको याद रखना है। तो The GDP for the budget financial year 2024-25 has been estimated at rupees 3,36,36,912 crore, which is 10.5% more than the financial year 2023-2024. Total budget of rupees 48.21 लाख करोड़, यहाँ पे ये डाटा को भी याद रखना है कि टोटल बजट इसमें कितना दिया गया, तो 48.21 लाख करोड़ इसमें टोटल बजट है जो दिया गया है। टोटल बजट इसको याद रखना है, कुल 48.21 लाख करोड़ का बजट ये 2024-25 का है। और कुल प्राप्ति की मतलब है, कुल प्राप्ति होने का अनुमान क्या है, लगाया गया, ऐसा अनुमान लगाया गया कि कितना, तो 48,20,512, यही जो टोटल ये बजट का है जो बजट बनाया गया कि इतना है जो सरकार को फायदा पहुंचेगा, यानी सरकार के पास इतना रेवेन्यू आएगा, इतना बजट है जो इसलिए रखा गया। तो 48,20,512 करोड़, जिसमें से राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है, तो 31,29,200 करोड़, और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, तो 16,91,312 करोड़। अब आपको फर्क ये महसूस होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि उस तरह से जो कैपिटल यानी कि पूंजी, एक लॉन्ग टर्म के लिए सरकार है जो इन्वेस्ट करती है और उससे है जो पैसा कमाती है एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जैसे कि एक बिल्ड, ये जैसे समझ सकते हैं कि कोई ब्रिज है उसको ऑपरेट किया, उसको बिल्ड किया सरकार ने, तो उससे है जो लॉन्ग टर्म के बाद है जो उसको सरकार को पैसा मिलेगी, सरकार को ज्यादा उससे है जो अपना जितना पैसा लगाए उसके बाद उसको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। और या फिर स्कूल्स हो गया या फिर कॉलेजेस के जो बिल्डिंग है उसमें डायरेक्टली प्रॉफिट सरकार को नहीं मिलती है, जिस कारण से पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ जाता है, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इस कारण से फिस्कल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा है वो है जो ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, जिस कारण से सरकार को ऐसा सलाह दिया जाता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जब आप खर्च कम करेंगे तब आपका है जो राजकोषीय घाटा भी कम हो जाएगा, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, वैसा कि जैसे सरकार किसी को लोन दिया, किसी से है जो या कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां से जो पैसा आ रहा है सरकार को या टैक्स के रूप में पैसा आ रहा है वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो सरकार को है जो एक शॉर्ट टर्म में ही सरकार को पैसा मिल रहा है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसिप्ट हो गया। और सरकार की बात करते हैं तो कुल खर्च होने का अनुमान, यानी कि जो रेवेन्यू आया फिर उसको सरकार क्या करती है, खर्च भी करती है, तो कितना खर्च करेगी, तो इसमें 48,20,512 करोड़ खर्च करेगी। बताया कि जितना प्राप्ति आया उतना ही खर्च भी करेगी सरकार। इसको डिवाइड आपको याद ध्यान रखना है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट और ये कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, और ये दोनों मिला के कुल प्राप्ति है, और ये क्या है, कुल खर्च, यानी कि जितना रिसिप्ट आया, जितने पास सरकार के पास पैसा आया उसको तो कहीं खर्च करेगा, कहाँ खर्च करेगा, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च करेगा, यानी कि किसी को ये सरकार क्या करेगी, बांटेगी सरकार अपने राज्य सरकारों में, या फिर कुछ प्रोविजंस में पैसे देंगे, कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी चलते हैं उसमें भी कुछ पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 37,09,401 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी कि पूंजीगत खर्चे में 11,11,111 करोड़। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है और ये दोनों को याद रखना है कितना फंड है जो दिया गया है, कितना बजट में, जैसे कि दिया गया है किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और कितना टोटल है जो बजट का ये है जो प्रावधान एस्टिमेट किया गया है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि द थीम ऑफ द बजट क्या था, तो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स और क्या एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो बाद में 2006 में अमेंडमेंट भी इसमें किया जाता है, कुछ टर्नओवर है जो इसमें और भी बढ़ाया जाता है, जो आपने 2019 के एमएसएमई के अमेंडमेंट आता है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि छोटे छोटे या फिर उस तरह से जो मध्यम वर्ग के स्टार्टअप्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा है जो परेशान न करते हो, उसको
कुछ है जो सब्सिडी दिया जाए, उसको कुछ स्टार्टअप के लिए लोन दिया जाए ताकि वो अपना है जो व्यापार आगे बढ़ा सके। इसके लिए भी सरकार ने है जो प्रयास किया है। और मिडिल क्लास उसको थोड़ा सा अपने स्ट्रीमलाइन पोजीशन में लाने के लिए सरकार उसको भी कुछ इस तरह से, जैसे प्रधानमंत्री ये मुद्रा योजना की स्टार्ट करता है, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम इस तरह से स्टार्ट करता है, ताकि स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट करता है ताकि लोग क्या करें, इससे जुड़े रहें और उसको अपना इन्वेस्टमेंट करने में इसका है जो आसानी हो और वो क्या करे, इकोनॉमी के जो इंजन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है इंडिया का, उसमें ये पार्टिसिपेट करे, उसमें ये शामिल हो जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विभिन्न घाटा क्या है, 2023-24 का संशोधित अनुमान और 2024-25 का बजट अनुमान के अनुसार क्या क्या घाटा रहा, क्या क्या रहा, उसको हम देख लेते हैं। तो राजकोषीय घाटा की बात करते हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, यानी कि टोटल जो खर्च किया सरकार, और जब ये समझ सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी टोटल खर्च सरकार का, ये क्या, तो टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो गया, यानी कि जितना सरकार खर्च कर दिया उतना वो प्राप्त नहीं कर पाया, जिस कारण से ये फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जैसे स्कूल्स कॉलेज या फिर उस तरह से पब्लिक ये ब्रिज या फिर ये स्कूल्स कॉलेज हॉस्पिटल्स ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिस कारण से क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ यहाँ पे, तो टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा और टोटल रिसिप्ट जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि आय की जो प्राप्ति है सरकार को कम होगी, लेकिन खर्च उसमें सरकार ज्यादा कर देगी, जिस कारण से क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। इसी की बात कर रहा है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना, तो 5.6% अनुमानित किया गया था, जो टोटल कितना हुआ बजट का 16,53,670 करोड़। और जो ये बजट में जो ये फिस्कल डेफिसिट हुआ, यही सरकार को है जो दूसरे देशों से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से लोन के रूप में लेना होगा, ताकि वो पूरी तरह से फिस्कल डेफिसिट को है जो कम कर सके और बजट को एक बैलेंस्ड कर सके। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना है। तो जीडीपी का कितना 5.6% है, जो इतना लोन लिया तब है जो सरकार का इस तरह से बजट बैलेंस हुआ। और यही बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट, इसमें 2024-25 का बजट अनुमान में कह रहा है कि जीडीपी का कितना रहने वाला है, 4.9%। 4.9% एक्सपेक्टेड है, कितना हो सकता है। और टोटल राशि कितना है, तो 16,13,312 करोड़, यानी कि इतना जो पैसा है वो सरकार दूसरे इंस्टीट्यूशन या फिर दूसरे देश से उधार में लेंगे और फिर अगले है जो वर्षों में उसको इंटरेस्ट पेमेंट के साथ है जो लौटाएंगे। आगे हम उसको भी देखेंगे। रेवेन्यू डिफिसिट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट में से क्या करता है, इसमें प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट में से क्या, कैपिटल यानी कि जो पूंजीगत जो खर्च होता है उसको इसमें हटा देता है, जिस कारण से प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें जीडीपी का कितना, तो 2.6% था, जो 7,65,624 करोड़। और जीडीपी का इसमें 2024-25 में लगा है अनुमान कितना, 1.8%। या प्राइमरी डेफिसिट, ये कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा है, कितना, तो ये 5,80,201 करोड़, 5,80,201 करोड़ इसमें बात की गई है। किसका, तो रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, यही इसी की बात कर रहा है। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है और टोटल रेवेन्यू, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया, खर्च ज्यादा कर दिया और रेवेन्यू तो कम गया। रेवेन्यू यहाँ की जैसे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो इसमें तो रेवेन्यू का लॉस हुआ, जिस कारण से ये रेवेन्यू डिफिसिट हो गया सरकार का। इसी को रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं। ठीक है, इसको 5,80,201 करोड़, इसको डाटा को याद रखना है कि 1.8% क्या रहा, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट रहा। जबकि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की बात करते हैं, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, ये होता है क्या, तो फिस्कल डेफिसिट में से हम जब कैपिटल ग्रांट यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांट यानी कि इसको बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और ये 2011-12 के बजट में आया था। ठीक है, 2011-12 के बजट में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है, जिसमें क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडेड यानी कि कैपिटल यानी जो पुल, सड़क आदि, हॉस्पिटल बनाने में जो खर्च किया जाए उसको हटा दिया जाता है और सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को इसमें रखा जाता है। और क्या, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट इसमें ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना रखा, तो 0.6%, यानी कि सिर्फ जीडीपी का कितना 0.6%। और जीडीपी क्या होता है इसको जान लेते हैं कि द ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वाइज एंड सोल्ड इन ए geographical area within a fiscal year
दैट इज कॉल्ड क्या, तो जीडीपी होता है। और जीएनपी को इसी को हटा दें, यानी कि भारतीय नागरिकों के द्वारा जितना वो कहीं भी, चाहे वो विदेश में हो नागरिक या फिर कंपनी के द्वारा, भारतीय कंपनी के द्वारा, चाहे वो विदेश में हो या फिर किसी इंडियन जो इंडिया में हो, इसके कोई भी जियोग्राफिकल सर्टेन एरिया नहीं हो, तब उसको बोलते हैं जीएनपी। उसके द्वारा जितना प्रोडक्ट कमाया गया हो, इतना सेल किया गया हो, उसको बोलते हैं जीएनपी होता है। ठीक है, इसको हमने पहले वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे में अच्छी तरह से समझाया, उससे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा कितना रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीडीपी का 1.4% रहा, जो 4,50,372 करोड़ रुपया, ये क्या रहा, प्राइमरी डेफिसिट रहा। इसको याद रखना है। कुछ फार्मूला में थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप यदि गूगल से सर्च करेंगे, उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेसिक कंसेप्ट है जो क्लियर होता चला जाएगा। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना, तो 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो कब से, तो सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट को, आप जानते हैं कुछ तरह से फिस्कल डेफिसिट को, यहाँ पे देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट को कितना, तो जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। जो अभी क्या है, तो देख सकते हैं 2024-25 में 4.9% है। इसी को कम करके कितना, तो 4.9% से कम करके क्या, तो 4.5% ये है जो, और डाउन करने का प्रयास सरकार के द्वारा 2025-26 तक किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ यानी कि 16.13 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपया उधार या फिर दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ेगा। इस तरह से आप है जो यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या दिया गया है। टोटल कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। रुपया कहाँ से आता है, इसमें देख सकते हैं कि वर्ष 2024-25 का शीर्ष 4 मद है कि कहाँ से रुपया आता है और कहाँ रुपया जाता है। तो वेयर मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर मनी गोज टू, इसको हम देखते हैं। तो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज यानी कि उधार और अन्य देयताएं हैं, उसमें 27%, वहां से 27% यानी कि भारत सरकार यदि कोई किसी कंपनी को लोन देती है, किसी संस्था को लोन देती है या फिर कुछ दूसरे देश को लोन प्रोवाइड करती है, तो उससे कितना उसको इंटरेस्ट मिलता है, कितना पैसा सरकार को मिलता है, या फिर अन्य जो लायबिलिटीज है उससे कितना सरकार को पैसा मिलता है, तो वहां से 27%, पूरे जीडीपी का 27% रुपया आता है। ठीक है, पूरे बजट का कितना, 27% आता है उधार और अन्य देयताएं से, और ये सबसे ज्यादा है यानी कि पहले पोजीशन पे है। जबकि इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ये टैक्स में 19% आता है। इनकम टैक्स जो हम लोग के द्वारा यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसके द्वारा इनकम टैक्स दिया जाता है। ठीक है, और ये कितना 19% आता है जो सेकंड स्थान पे है। थर्ड में है माल और सेवा कर, जीएसटी की बात करते हैं तो 18% यहाँ पे थर्ड स्थान पे आता है। इसी को सजाने के लिए पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कहाँ से, तो इनकम टैक्स, फिर जीएसटी और फिर कारपोरेशन टैक्स यानी कारपोरेट टैक्स 17%। ठीक है, 17% कारपोरेट टैक्स यानी कंपनियों के द्वारा कितना टैक्स दिया जाता है, 17% ये पूरे जीडीपी का दिया जाता है। पूरे जीडीपी का कितना, 17%। ठीक है, यहां से बजट में यहां से इतना पैसा आता है और कहां जाता है, वेयर इट गोज टू, तो इसका करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा यानी कि जो कर और जो स्टेट शेयर है टैक्स में और ड्यूटी में कितना, तो 21% है जो जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि फाइनेंस कमीशन ऐसा रिकमेंडेशन देता है कि सरकार को जितना कर इकट्ठा किया है उसको है जो राज्यों में वितरण कर दे, तो ये 21% उसमें जाता है। और ब्याज अदायगी यानी कि जब जानते हैं जो फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए सरकार है जो कुछ लोन भी लेती है, उसको उसका जो इंटरेस्ट बनता है, उसका जो ब्याज बनता है, उसको भी रीपेमेंट करने के लिए सरकार को कितना, तो 19% है जो वहां पे देना पड़ता है। यानी कि दूसरे देशों के या दूसरे इंस्टीट्यूशंस को इतना देना पड़ता है लोन के इंटरेस्ट के पेमेंट के रूप में। देख सकते हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है, जो सरकार में जानते हैं कि सेंट्रल सेक्टर के जो प्लान होते हैं, स्कीम्स होते हैं, उसमें पूरी तरह सरकार है जो अपना 100% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं, उसमें 60-40 का रेशियो रहता है। कोई इंडियन टेरिटरी होता है उसमें 90-10 का रेशियो, या फिर उस तरह से जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें 90 और 10 का रेशियो होता है, यानी कि 90% सेंट्रल सरकार खर्च करेगी और 10% उस पर्वतीय प्रदेश के सरकार है जो उसमें इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं किया गया है। तो दिस डज नॉट इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस, क्योंकि वह सेंट्रल का गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण ये 9% यानी कि फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स यानी फाइनेंस कमीशन के
द्वारा कुछ स्टेट को ग्रांट या फिर उस तरह से दिया जाता है उसके रिकमेंडेशन पे, तो उसमें भी 9% है जो सरकार है जो प्रोवाइड करती है। उस तरह से जो बजट का इतना कितना 9% जाती है, यानी कि एक तरफ से सरकार लाती है, एक तरफ सरकार ये भेजती है, ठीक है, ताकि हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अच्छी तरह से कर सके और रोड, सड़क, बिजली इस तरफ से इसका ख्याल रख सके, हॉस्पिटल का ख्याल रख सके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले देखते हुए साथ में चलेंगे। कुछ भी कंसेप्ट में थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है तो थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करेंगे या फिर उसको आप उसके लिए हम सॉरी भी हैं कि उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो पूरी तरह से करेक्ट रहे, और कहीं भी इस तरह से मिसलीडिंग हो तो उसके लिए हम सॉरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ कंसेप्ट में आपको इकोनॉमी का कंसेप्ट थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है और फिर थोड़ा सा लेंदी भी होता है, उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसको फिर थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी, ठीक है। और ये पूरी तरह इकोनॉमिक सर्वे और बजट क्या होता है कि पूरी तरह ये डाटा पे और फैक्ट्स पे आधारित रहता है, जिस कारण से आपको ऐसे बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिस कारण से आप है जो इसके डाटा और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए की कंसेप्ट को भी समझते हुए साथ में चलेंगे, ताकि आपका पूरी तरह से इस चैप्टर पे पूरी तरह समझ विकसित हो सके, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि इस बजट में देख सकते हैं कि सभी के लिए भरपूर, देख सकते हैं भाषण खंड एक की बात करते हैं तो इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में 9 प्राथमिकता के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है कि दिस बजट इन्विसेस सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑन दी फॉलोइंग 9 प्रायोरिटी। यहीं पे बात करते हैं 9 प्रायोरिटी की, इसी के बारे में हम पूरी तरह बजट में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 9 प्रायोरिटी हैं और उस पर क्या क्या उसमें अंदर किया गया है। टू क्रिएट एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है। 9 बजट प्रायोरिटी कौन कौन है? टू डेवलप टुवर्ड्स द डेवलप इंडिया के बारे में, कैसा एक विकसित भारत हम जो तैयार करने वाले हैं अगले सालों में, उसके लिए भारत सरकार के ने बजट में क्या 9 प्रायोरिटी यानी कि 9 जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसको है जो चिन्हित किया है। उसमें है कि प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ के कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय यानी कि इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, और विनिर्माण एवं सेवाएं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास यानी कि इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई पीढ़ी के सुधार यानी कि न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स आदि पे इस पे है जो चर्चा किया गया है। और आदि जो ये प्रमुख 9 प्रायोरिटी सेक्टर है इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसमें से दे सकता है कि इसमें से कौन सा है जो 9 प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल नहीं है या फिर कौन इसमें शामिल है। इसमें मोस्ट ऑफ द केस में इसमें सारे ऑप्शन है जो सही हो गए, क्योंकि इसमें कोई यदि घुसाएगा तो कोई गलत ऑप्शन ही घुसाएगा। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे 2 बार तो आपको है जो आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्राथमिकता है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन या अनुकूलनीयता यानी कि प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जानते हैं कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। तो कितना ये ध्यान रखना है फैक्ट को कि कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कितना 1.52 लाख करोड़ रुपए का इसमें है जो आवंटन किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी किया गया है। तो 109 न्यू हाई एल्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी ऑफ 32 एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज्ड फॉर फार्मर्स यानी कि ऐसे फसल जिसका जो क्लाइमेट से ज़्यादा उसको नुकसान ना हो, यदि फिर जैसे कि डॉट रेजिलिएंट हो गया यानी कि उसको सूखे क्षेत्र में भी हम उपजा सकते हैं, वैसे सीड्स का निर्माण करना, या फ्लड रेजिलिएंट या फिर डॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स होते हैं जिसको यदि पानी ज़्यादा मात्रा में आ भी गया तो उसमें भी ये है जो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से 109 है जो कह रहा है कि 109 उच्च पैदावार वाली और 32 कृषि और बागवानी फसलों की है जो किस्में जारी की जाएगी। प्रमाण पत्र और बांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में कितना, अगले 2 वर्षों में पूरे देश में यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। तो अगले 2 वर्षों में पूरे देश में कितना 1 करोड़ किसानों को है जो नेचुरल फार्मिंग से इसको जोड़ा जाएगा। कितने
कितने पूछ सकता है, इसमें दे सकता है कि अगले 2 वर्षों में या अगले 3 वर्षों में या फिर कितना, तो 1 करोड़ के जगह पे 10 लाख किसान या फिर 5 करोड़ किसान ऐसा दे सकता है, इसको ध्यान रखना है। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, यानी कि 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर नेचुरल फार्मिंग। इस तरह से आपको ध्यान रखता है कितना, तो 10,000, कितना 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि वो नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा वो विकसित कर सके। और नेचुरल फार्मिंग होता क्या है कि उस तरह से उसमें कोई भी फर्टिलाइजर या हाई एल्डिंग वैरायटी जो सीड्स होते हैं उसका इस्तेमाल ना करके जो पूरी तरह से एक क्लीन या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो किया जा सके। और जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया बिकेम सिक्किम, कि सिक्किम है जो पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना था पूरे भारत में। ठीक है, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक कार्यनीति भी बनाया जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी डेवलप किया गया किसके लिए, तिलहन जो फसल होते हैं जैसे कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी, इसके लिए एक स्ट्रेटजी भी तैयार किया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमानों पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर भी विकसित किया जाएगा, यानी कि जो वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर है उसको भी डेवलप किया जा सकेगा आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के लिए उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लागू किया जाएगा। और अगले कितना, तो 3 सालों में, 3 सालों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में, कहा, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई को लागू किया जाएगा। उस तरह से जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स है या फिर उस तरह से उसको व्यवस्था वहां पे किया जाएगा ताकि वो ड्रोन के माध्यम से भी खेतों में छिड़काव कर सके। उस तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कृषि में अभी लैकिंग है उसको भी आगे प्रमोट किया जा सकेगा। डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण भी किया जाएगा, यानी कि स्काई रॉकेट या फिर यहाँ पे जो ड्रोन के माध्यम से उसका जो किस तरह से फसल का पैदावार हो रहा है, किस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड के स्कीम्स के द्वारा भी उसको है जो सर्वे किया जाएगा और किस आधार पे फसल को कब नुकसान पहुंचता है और किस फसल को कौन सी बीमारी लगती है, ये सब सारे उसमें है जो उस तरह से डिजिटली रूप से उसमें सर्वे किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। कितने, तो 6 करोड़। 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी होंगे। तो जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम शुरुआत की गई थी कब, 1998 में। कब, 1998 में इसकी शुरुआत की जाती है। किसको, तो ये माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, वो नाबार्ड के अंदर काम करते हैं। और नाबार्ड क्या करता है कि नाबार्ड यानी कि जो एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे किसानों को या फिर उस तरह से जो किसान होते हैं वो अपना लोन ले सके ताकि अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सुचारू रूप से आगे चला सके। ठीक है, तो ऐसा ही योजना स्टार्ट किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड। झींगा खेती यानी श्रिम्प कल्टीवेशन, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड के माध्यम से, किसके माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनेंसिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड थ्रू नाबार्ड फॉर श्रिम्प फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। तो किसके माध्यम से, तो यहाँ पे नाबार्ड की जानते हैं कि नाबार्ड क्या है, तो ये इसकी स्थापना कब होती है, 1982 में शिव रमन समिति के अनुशंसा पर इसका स्थापना किया जाता है ताकि वो दूर दराज के किसानों को इस तरह से एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, सरकार सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लाएगी, यानी गवर्नमेंट विल ब्रिंग नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी फॉर सिस्टमेटिक, ऑर्डरली एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। यानी कुछ तरह से जो कोऑपरेटिव सेक्टर जानते हैं कि 43 आर्टिकल 43 बी में, ठीक है, इस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर का जो जिक्र भी मिलता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसमें एक साथ जुड़ जाते हैं और ये कोऑपरेटिव तरीके से यानी कि एक दूसरे का उस तरह से फंडिंग भी देते हैं ताकि एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जा सके। और जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अभी कौन है, तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह है, साथ में वो गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिकता 2 यानी कि प्रायोरिटी नंबर 2 क्या है, तो रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग के बारे में यह बतलाता है। और इसमें जानते हैं कि सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजना को लागू करेगी। तो द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग 3 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव एज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पैकेज। योजना नंबर फर्स्ट क्या है कि पहली बार रोजगार पाने वाले यानी कि फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, ईपीएफओ
में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक के एक महीने का वेतन 3 किस्तों में भी दिया जाएगा। यानी कि टू प्रोवाइड 1 मंथ वेज टू ऑल पर्सन न्यूली एंटरिंग द वर्कफोर्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर, इट विल प्रोवाइडेड इन 3 इंस्टॉलमेंट एंड बिल अप टू ₹15,000। ये सब कुछ फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखना है। जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए से कम होगा और प्रति वर्ष 1 करोड़ लाभान्वित इसमें लोग होंगे। और योजना की अवधि कितनी होगी? तो 2 वर्ष होगी। हो सकता है डायरेक्ट आपके ये क्वेश्चन है जो निकाल के पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। कितना? तो वेतन प्रति माह जिसका 1 लाख से कम है, ठीक है, और 1 करोड़ लाभ इसमें है जो लोग इसमें लाभान्वित भी होंगे, जो इसे ईपीएफओ में के अंदर है, जो कर्मचारी है जो इससे जुड़े हुए हैं। योजना ख है क्या है? तो विनिर्माण में रोजगार सृजन, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएशन हो रहा है उसके बारे में बताया गया कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों, यानी कि जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है, दोनों की सीधी विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेसलाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। यानी कि बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर विल बी गिवन इंसेंटिव्स डायरेक्टली इन द रिलेशन टू देयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफओ इन देयर फर्स्ट 4 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द स्पेसिफाइड स्केल। द एम्प्लॉयर हैज टू अपॉइंट 50 और 25% ऑफ द बेसलाइन विच एवर इज लोअर। जानते हैं उस तरह से पीएफ जो कटता है सरकार, जो कोई भी कर्मचारी उसमें किसी भी संस्था से जुड़ता है तो उसका क्या होता है? पीएफ कटता है। और पीएफ क्या? तो कर्मचारी भी जमा करता है और फिर उसका जितना वो जमा करता है उतना वो कंपनी का मालिक भी उसके थ्रू जमा करता है। उसके बाद फिर क्या करता है? सरकार भी है जो उसका उतना डबल जमा करता है, जिस कारण से उसका यह जो इंक्रीमेंट होता है। इसके बाद है जो बाद में फिर पीएफ जो बाद में जो कटता है फिर, ठीक है, जिसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। योजना नंबर 3 है कि नियोक्ताओं को मदद, यानी कि द गवर्नमेंट विल पे ₹3,000 per month to the employer for his EPFO contribution for every additional employee for 2 years। यहाँ इसको समझ सकते हैं। द एम्प्लॉय इज ज्वाइनिंग EPFO फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हिज सैलरी इज लेस देन ₹1 लाख। तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये भी प्रत्येक महीना भुगतान करेगी सरकार, ताकि उसका इंस्टीट्यूशन या उसका ऑर्गेनाइजेशन है जो और भी बढ़ सके, उसका एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ सके। और सरकार का यही काम है कि एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को और भी अधिक है जो बढ़ावा देना है, ताकि लोग उससे उसके इंस्टीट्यूट से लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा जुड़ सके और है जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन में है जो ये पार्टिसिपेट कर सके। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया है, जिस कारण से औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृह की भी स्थापना की गई है। तो विमेन हॉस्टल्स और क्रेचेस भी इंडस्ट्रियल सपोर्ट के द्वारा है जो स्थापित किया गया है। क्रेचेस क्या होता है? तो क्रेचेज वो जगह होती है जहाँ पे शिशु जैसे महिला कोई जो विमेन लेबर होती है वो काम कर रही है, काम करने जाती है, यानी कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ जैसे कोई फैक्ट्री में गई काम करने, उसके लिए अलग से बच्चा को रखने के लिए एक शिशु गृह है जो स्थापित किया जाता है और उसमें वो समय समय पे वो जाकर वहाँ पे दूध भी पिला सकती है या फिर उसका है जो टेकिंग केयर वो कर सकती है, ठीक है। तो उस तरह से क्रेचेस है जो स्थापित किया जाता है। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन सेंटर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उस तरह से स्थापित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की जो कार्यबल में भागीदारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी कर सके। महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंचे को बढ़ाना है, यानी कि जो इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्राइजेज, उस तरह से जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उस तरह से ऑर्गेनाइज रूप से जो काम कर रही है उसको और भी मार्केट जो ग्रामीण रूप से है उसको मार्केट तक पहुंचाने का इसका मुख्य भी लक्ष्य है, ठीक है। अगला है कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है जो उन्नयन किया जाएगा, उसका भी अरेंजमेंट किया जाएगा। कितना? 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITIs का स्थापना भी किया जाएगा, ठीक है। अगले 5 सालों में ये ध्यान रखना है। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को भी संशोधित किया जाएगा, यानी 7.5 लाख रुपए तक की भी ऋण की सुविधा इसको प्रदान की जाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता और यह ऋण राशि के 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। कितना? 10 लाख रुपए तक के ऋण दिया जाएगा। कितना है जो 3% के वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। प्राथमिकता नंबर 3 की बात करते हैं कि समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मिशन पूर्वोदय
के साथ बिहार में अवसंरचना विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बिहार विद मिशन पूर्वोदय। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि मिशन पूर्वोदय में कितने राज्य शामिल है और ये कौन से क्षेत्र को कवर करता है और कौन कौन राज्य इसमें शामिल है और मिशन पूर्वोदय का ये मुख्य रूप से लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्या है, 5 राज्य है को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। पूर्वोदय योजना आपको ध्यान रखना है कितने राज्यों, तो आपको कहाँ कहाँ 5 राज्य है, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश दे सकता है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ कहाँ पे, गया में औद्योगिक केंद्र यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है जो इस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे, ये गया में जो बिहार में है, जो कहाँ से गुजर रही है, अमृतसर से लेकर कोलकाता तक ये गुजरेगी। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना को भी निर्माण किया जाएगा, जैसे कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना का विकास, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण भी किया जाएगा। कहाँ पे, बक्सर में। कहाँ, बक्सर में। इस तरह से जो आपको मुख्य रूप से याद रखना है, यहाँ से कुछ मिसिंग कर देगा, इस तरह से कुछ अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा ताकि आपको है जो उसमें ऑप्शन में हटा सके, आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर सके। यही इसको आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि कौन कौन से इसमें दिया जाएगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर को इसमें बनाया जा रहा है। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क अवसंरचना पे विकास किया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण भी किया जाएगा। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। करा 21,400 करोड़ रुपए, 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएगी, जिसमें भागलपुर के कहा पीर 35 में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल किया जाएगा। कितना, तो इसमें 3 है जो स्टैब्लिश किया जाएगा, तीनों क्या, तो 800 मेगावाट का, 800 गुने 3 या की तो टोटल 2400 मेगावाट। कितना फंडिंग है, तो टोटल 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएगी। कितना, 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएगी। कहाँ पे, भागलपुर के पीरपैंती में। और बीपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, तो इसको भी ध्यान रखना है, कहाँ पे, पीरपैंती में। ठीक है, और कितना मेगावाट, ये ध्यान रखना है, 2400 मेगावाट। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की बात करते हैं तो राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि देख सकते हैं उस समय जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे चंद्रबाबू नायडू, उस समय एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, जिस कारण से बीजेपी और उसके साथ है जो गठबंधन करके सरकार इसमें है जो बीजेपी की चल रही है, उस समय नीतीश कुमार और ये मुख्य रूप से है जो आगे है जो उस समय पॉलिटिकल रूप से स्ट्रांग थे। ठीक है, इस कारण से आंध्र प्रदेश और बिहार को कुछ एक्स्ट्रा फंड्स भी एलोकेट किए गए। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में, कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में और वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसे आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए भी फंड इकट्ठा उपलब्ध कराई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की भी घोषणा की गई थी। किसमें, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अधिक और भी है जो वैसे जो बेनिफिशियरी है उसको सिलेक्ट किए जाएंगे और उसको इस तरह से 3 करोड़ लोगों को इस तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रोवाइड किए जाएंगे क्या, अतिरिक्त मकान की घोषणा की गई। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था भी की गई। यानी कि टोटल एलोकेशन ऑफ ₹3 लाख करोड़ has been arranged for schemes benefiting women and girls। उस तरह से जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या फिर उस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह से जो योजनाएं चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको फंडिंग करने के लिए सरकार के द्वारा इस तरह से 3 लाख करोड़ रुपए का है जो पैकेज भी दिया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है, तो जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजातीय लोग इसमें लाभार्थी होंगे। तो आपसे डायरेक्टली आपको ये फैक्ट पूछेगा कि 63,000 गाँव के कितना 5 करोड़ जनजातीय लोग इसमें क्या होंगे, बेनिफिशियरी होंगे, इसमें लाभार्थी होंगे। और ये भी पूछ सकता है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है क्या, तो ध्यान रखना है, इसको पढ़ के समझना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखा भी खोली जाएगी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
पेमेंट पोस्ट पेमेंट से, यानी कि उस तरह से जो बैंक अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा खोलने के लिए क्या होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की जाती है। उसके साथ साथ फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की भी शुरुआत की जाती है, ताकि लोग क्या करें, ये पोस्ट पेमेंट के माध्यम से भी, उस तरह से पेमेंट बैंकिंग के माध्यम से भी उसमें अपना अकाउंट खोले और ज़्यादा से ज़्यादा है उससे जुड़ सके। और ये दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों को, लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास इसके थ्रू किया गया था। ठीक है, और जो इंडियन पोस्ट जो है उसको एक पेमेंट अकाउंट से भी लिंक करने का ये अच्छा एक प्रयास किया गया था। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए भी 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान दिया गया है। तो ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए, यानी कि प्रोविजन ऑफ ₹2.66 लाख करोड़ हैज बीन मेड फॉर रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए आपको इसको ध्यान रखना है, कितना, 2.66 लाख करोड़। अगला प्रायोरिटी है 4 नंबर की विनिर्माण एवं सेवा। तो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ऋण का आवंटन के लिए भी ऐसा प्रोविजन लाया गया है। ठीक है, ऋण गारंटी योजना भी लाया है। गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी दिया जाएगा। इस तरह से जो मतलब कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उसको फंड नहीं मिल रहा है, उसके पैसे का है जो उसको दिक्कत है, ताकि वो उसको दिक्कत हो रहा है, और यदि उसको पैसा मिल जाता है तो क्या करेगा, नए नए उपकरण खरीदेंगे और अपने स्टार्टअप्स या फिर अपने कंपनी को और भी आगे ऊंचाइयों पे ले जा सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ही सरकार के द्वारा ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा भी के लिए भी एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। तो ए न्यू अरेंजमेंट हैज बीन अनाउंस्ड टू फैसिलिटेट कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक लोन्स टू एमएसएमईज ड्यूरिंग देयर डिस्ट्रेस पीरियड। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, अभी नए नए स्टार्ट हुए हैं, हो सकता है कि कुछ कारण से, जैसे कोरोना संकट आ गया, उस समय कोरोना क्राइसिस आया, जिस कारण से बहुत सारे जो छोटे मोटे कंपनी थे अभी उभर ही रहे थे, कि वो क्या हुए कि कोरोना संकट के कारण उसका जो भी पैसा लगाया था वो है जो डूब गया, यानी कि उसका जो कंपनी है वो कंगाली के दौर पे चला गया, यानी डिस्ट्रेस पोजीशन में चला गया। जिस कारण से सरकार के द्वारा क्या होता है कि बैंकों को ऐसा दिया गया कि उसको राहत प्रदान करने के लिए, कि ऐसी स्थिति में भी उसको उभरने के लिए उसको लोन प्रदान किया जा सके। ठीक है, मुद्रा लोन की बात करते हैं तो मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री ये मुद्रा लोन योजना की शुरुआत कब होती है, 2015 में इसकी शुरुआत होती है, जब मोदी गवर्नमेंट ये है जो रूलिंग में आता है। और फिर क्या होता है कि इसमें 3 कैटेगरी बनाता है, क्या, तो शिशु, किशोर और तरुण। क्या होता है, शिशु, पहला होता है शिशु, फिर होता है किशोर, और फिर क्या होता है, तरुण होता है। क्या, तरुण होता है। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में क्या होता है कि आप 0 से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी ₹50,000 तक लोन। ठीक है, 50,000। और ये क्या है, किशोर में 50,000 से लेकर क्या, तो 5 लाख। क्या, 50,000 से 5 लाख। और इसमें क्या है, तरुण में 5 लाख से लेकर 5 से 10 लाख का लोन इसमें दिया जाएगा। और इसी को जैसे जो तरुण श्रेणी में लोग आते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, 5 से 10 लाख। और यदि वो पहले वाले जो उसका इंस्टॉलमेंट है उसको यदि वो सही तरीके से इंटरेस्ट को साथ साथ पेड कर दिया है, तो उसी को जो लिमिट 5 से 10 लाख था उसी को ये इनक्रेज किया गया है, कितना, 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अब वो 20 लाख लोन ले सकते हैं और अपना है जो एमएसएमई जो सेक्टर है उसको आगे वो बढ़ा सकते हैं, अपने स्टार्टअप को आगे कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझ चुके होंगे। इसको याद रखना है, पहला शिशु है, दूसरा किशोर है और तीसरा तरुण है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि आपका यदि इन्वेस्टमेंट टोटल फंडिंग क्या है, 250 करोड़ रुपए भी है। यहाँ पे देख सकते हैं टर्नओवर लिमिट, यानी कि आपको टर्नओवर जो लिमिट है, यानी पूरे साल की जो इनकम है उसके रिड्यूस कर दिया गया, कितना, पहले 500 करोड़ था जो अब 250 करोड़ कर दिया गया, फॉर मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ बायर्स ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे यदि आपका जो टर्नओवर 250 करोड़ भी है तब भी आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड एरिडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, कितनी, 50। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड
इरेडिएशन यूनिट इन एमएसएमई सेक्टर, आपको बस काउंटिंग याद रखना है क्या 50। एनएबीएल मान्यता प्राप्त वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएगी, कितनी, तो 100। ये क्या एक्रेडिटेड फूड क्वालिटी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी सेटअप किए जाएंगे, कितने, 100। ये 100 की जगह आपको 105 दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 100 है जो सेटअप किए जाएंगे, ये लैब सेटअप किए जाएंगे। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। उस तरह से है जो क्या, तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स भी सेटअप किए जाएंगे ताकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ साथ मिलकर के क्या एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वो इंक्रीज कर सके, इन्हांस कर सके, जिस कारण से क्या हो, इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सरप्लस है उस स्थिति में आगे ये बढ़ सके, ताकि वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर सके और ट्रेड डेफिसिट को ये कंट्रोल कर सके, कम जो हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करेंगे। जितने ही कम करेंगे बीओपी, जितना ही बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जितने ही डाउन होगा उतने ही भारत की फिजिकल डेफिसिट अच्छी होगी और उस तरह से ट्रेड डेफिसिट अच्छी होगी, ट्रेड डेफिसिट कम होती जाएगी, जिस कारण से भारत का है जो उस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो सरप्लस स्थिति में जाएगा और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में और भी अच्छी सुधार देखने को मिलेगी। अगला है कि महत्वपूर्ण खनिज मिशन भी लाए जाएंगे, जैसे घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की भी स्थापना होगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। यानी कुछ तरह से कंपनियों के द्वारा आप देखते होंगे कि बहुत सारे वैसे जो ओएनजीसी हो गया या फिर उस तरह से बहुत सारे पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो क्या करती है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है और कुछ पैसे भी देती है आपको, उस समय जो उसके एक्टिविटी को सीखने के लिए आपको कुछ पैसे भी देती है। उस तरह से देख सकते हैं कि 500 टॉप जो कंपनी है उसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप के लिए ऐसा अवसर भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुफ्त 6,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं 100 शहरों में, कितने, 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को भी विकसित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है, यानी कि उस तरह से जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, आपको बस आना है, फंडिंग देना है, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा जमा करना है और आपको है जो ऑटोमेटिक है जो पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट किया गया है और बस इन्वेस्टमेंट करना है और उस तरह से बहुत सारे उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, यानी कि रेडीमेड है, बस आपको आना है, पैसा देना है और फिर व्यापार को आगे बढ़ाना है। तो प्लग एंड प्ले यानी कि जैसे चार्जर डाले प्लग में, प्लग ऑन किए और मोबाइल चार्जिंग स्टार्ट हो गया, उस तरह से है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि है जो लोगों को जो विंडो क्लियरेंस मिलता है, बहुत ही जैसे दिक्कत होता है रेड टेपिज्म, जिस कारण से बहुत प्रॉब्लम करती है कि लोग ज़्यादा से आसानी से अपना स्टार्टअप या फिर अपना इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और फिर वो पीछे हट जाते हैं। क्या कि क्योंकि समय पे उसको क्या मिलता है, उसको क्लियरेंस नहीं मिलता है, कभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से दिक्कत होता है, तो कभी रेड टेपिज्म उसका है जो पीछा करती है, कभी लोग उससे पैसा का भी है जो डिमांड करते हैं, जिस कारण से वो बहुत सारे कंपनी क्या होते हैं पीछे हट जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। और इसी को है जो कम करने के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे, कितने, 100 शहरों में। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 इंडस्ट्रियल पार्क को मंजूरी दी जाएगी, कितने, 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी भी दी जाएगी। ये ध्यान रखना है, कितने, 12। एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटर कॉर्पोरेट एग्जिट यानी सीपीएस की सेवा भी प्रदान की जाएगी ताकि वो इस तरह से है जो क्या, तो एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी कि इसमें क्या होता है, ये सीपीएस मिशन का जो सीपीएस लाया गया है इसका मतलब क्या होता है, सीपीएस के द्वारा क्या होता है, इसमें जैसे कोई कंपनी आया उसको वॉलंटरी एग्जिट करना है, यानी कि आपको सर्विस में रहना है या फिर उसको तुरंत से फंडिंग, स्टार्टअप जो कंपनी खोला है उसको बंद कर देना है, इसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको कम समय में है जो उसको बंद करना है, तो उस तरह से वो सीपीएस के माध्यम से वो कभी भी बंद कर सकता है। इसमें क्या कर रहा है कि सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी कि वैसे कॉर्पोरेट जो जल्दी से एग्जिट होना चाहते हैं, यानी कोई कंपनी में इन्वेस्ट किए और वो एग्जिट होना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था की गई और सीपीएस सर्विस है जो तुरंत ही उसके लिए वॉलंटरी क्लोजर ऑफ एलएलपी यानी कि उस तरह से जो कंपनी है यदि वो वॉलंटरी रूप से, स्वैच्छिक रूप से यदि वो बंद करना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं तो भी जल्द ही हट सकते हैं, ऐसा है जो प्रोविजन भी लाया गया। ठीक है, अगला
प्रायोरिटी है शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों, कितने 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजना भी तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान भी किया जाएगा। आपको मुख्य रूप से डाटा ही याद रखना है। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना भी की जाएगी। आप देखेंगे कि मरीन ड्राइव जो पटना के जो गंगा नदी के क्षेत्र में मौजूद है मरीन ड्राइव, वहाँ पे देखोगे बहुत सारे उस तरह से फूड स्ट्रीट खोले गए हैं, बहुत सारे वहाँ पे है जो बिजनेस भी प्रमोट किए गए हैं। उस तरह से देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे है जो अपना ठेला या रिक्शा या उस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस तरह से छोटे मोटे स्टार्टअप कर रहे हैं, चाय का या उस तरह से मैगी उस तरह से कर रहे हैं, ताकि वो अपना क्या कर रहे हैं तो अपना है जो इनकम सोर्स जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसी के लिए वैसे ही 100 साप्ताहिक हाट और ऐसे स्ट्रीट फूड हब है जो विकसित किए जाएंगे। ये साप्ताहिक हाट क्या होते हैं कि कहीं कहीं पे देखे होंगे कि सप्ताह में बिकली क्या होता है, संडे या मंडे या ट्यूसडे, इस तरह से कोई एक वीक में एक 1 डे क्या होता है, वहाँ पे मेला लगता है और वहाँ पे उस तरह से लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं और वो बेचते हैं और लोग जाके खरीदने भी जाते हैं। ठीक है, उस तरह से जैसे आप दिल्ली में देखे होंगे बहुत सारे वैसे मार्केट है, जैसे कि गफ्फार मार्केट हो गया, सरोजनी हो गया, उस तरह से वहाँ पे जाएंगे तो उस तरह से एक बिकली उस तरह से हाट की तरह वहाँ पे है जो ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं को भी बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। तो 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, उस तरह से जो अमृत योजना में लाए गए हैं, अमृत योजना में क्या है तो शहरी विकास को और भी अधिक उसमें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो जल आपूर्ति, सीवेज यानी कि जो पानी का जमाव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर सके और उस वैसे व्यवस्था को अपनाने के लिए सॉलिड वेस्ट जो है या फिर लिक्विड वेस्ट है उसको कम से कम है जो वहाँ पे डिस्पोज है जो दूसरे खाली स्थानों पे कर सके, ऐसी व्यवस्था है जो इसके अमृत योजना के द्वारा किया गया है। अगला नंबर है ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों, कितना 1 करोड़ घरों, इसी की जगह पे 1 करोड़ घरों की जगह दे देगा आपको 10 लाख घर या फिर 20 लाख घर दे देगा और वहीं पे पूछ देगा कि 1 करोड़ घरों को प्रति माह कितना, तो 300 यूनिट है, यहाँ पे 300 यूनिट की जगह पे 400 यूनिट दे देगा, 500 यूनिट दे देगा। ठीक है, तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री क्या तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितना 1 करोड़ घरों को कितना 300 यूनिट बिजली है जो मुफ्त हर माह दिया जाएगा। विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजना को भी बढ़ावा देने की एक नीति भी जारी की गई। ए पॉलिसी टू प्रमोट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए ऐसा दिया गया। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ भी साझेदारी करेगी। इस तरह से क्या करेगी तो भारत स्मॉल रिएक्टर बना रहेगी, सेटअप करेगी। यहाँ पे छोटे छोटे जो प्राइवेट टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके साथ भी काम करके इस तरह से है जो छोटे मोटे है जो मॉड्यूलर या रिएक्टर उस तरह से स्टैब्लिश भी करेगी सरकार। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यानी कि कह रहा है कि ज्वाइंट वेंचर बिटवीन एनटीपीसी एंड वेल इज प्रपोज टू सेट अप एन 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट यूजिंग एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल AUSC थर्मल पावर प्लांट्स टेक्नोलॉजी। कह रहा है क्या तो उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित भी किया गया है। कितने 800 मेगावाट का, ये ध्यान रखना है 800 मेगावाट। आपको मुख्य रूप से फैक्ट्स पे ही ज़्यादा है जो केंद्रित रहना है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ऐसे ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, हार्ड टू अवेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की
और ले जाने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। तो ये रोड मैप विल बी प्रिपेयर टू मूव हार्ड टू अवेट इंडस्ट्री फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट टू इमिशन टारगेट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो एनर्जी का जो एफिशिएंसी है उसको कम से कम इमिशन करें, यानी कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, कम करना है। यानी ना कि टेक्नोलॉजी को हम उस तरह से बढ़ाएंगे ताकि जैसे हम यदि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा विकसित करेंगे जिस कारण से क्या होगा, CO2 का इमिशन है जो वो कंट्रोल कर देगा। जैसे ही टेक्नोलॉजी हाई होगा तो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को क्या करेगा, वो है जो कंट्रोल करेगा, यानी कम से कम एनर्जी को वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा जिस कारण से एनवायरनमेंट हमारा कम से कम नुकसान उसको पहुंच सके। प्राथमिकता नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कारा इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय बनाए भी जाएंगे। इस तरह से जानते हैं कार्बन का ट्रेडिंग भी होता है। जिस तरह से कार्बन ट्रेड मार्केट में क्या होता है, यदि किसी देश का क्या होता है, किसी देश ने कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है जो आगे बढ़ा दिया है, और जैसे दूसरे देश क्या करते हैं कि वो उसको अचीव कर लेते, परफॉर्म करते हैं, यानी कि उस तरह से टेक्नोलॉजी लाते हैं, उस तरह से ज़्यादा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होने देते हैं इन्वायरमेंट में, और फिर क्या करते हैं उसी को जब जितना होता है, जैसे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का हमने बचाव किया है तो उसी को हर दूसरे देश में बेच देंगे, यानी 1 कार्बन क्रेडिट को हम दूसरे कंट्री में बेच देंगे और उससे हम पैसा लेंगे, वो कार्बन कंपनसेशन होगा। हालांकि इस तरह से पूरी तरह से ये ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल तो नहीं है, लेकिन ये एक है जो एक फाइनेंशियल कंपनसेशन के रूप में इस तरह से प्रयास किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, ताकि है जो उस तरह से एनवायरनमेंट का नुकसान कम से कम हो। केंद्र सरकार के द्वारा अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपए, ये जो GDP का कितना है 3.4% का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कितना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार के द्वारा कितना 11,11,111 करोड़, जो GDP का कितना 3.4% है, इसको ध्यान रखना है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घ अवधि ऋण का भी प्रावधान किया गया। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 आरंभ किया गया है। ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा चरण आरंभ किया गया है, तो इसमें चरण नंबर या स्टेप नंबर 4 यानी कि क्या दे सकते हैं कि फेज 4 ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशंस। यहाँ पे उस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई थी जहाँ पे 250 लोगों से ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं, वैसे क्षेत्रों को उस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए वैसे सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार से रिलेटेड है तो, और BPSC PT में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बिहार कोसी कह रहा है कि बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और इसके योजना के लिए कितना, तो 11,500 करोड़ आपको वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये बजट में ऐसा प्रावधान दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को भी यह ऐसी सहायता प्रदान करेगी, ताकि वो अपने जो आने वाले उससे आपदा है जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो गया या फिर फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया या फिर ये लैंडस्लाइडिंग हो गया, इससे वो अपने आप को बचा सके, अपने राज्यों की सुरक्षा कर सके। पर्यटन की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं तो विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। जो विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है तो जानते हैं ये गया में है। ठीक है, और महाबोधि मंदिर भी क्या है, ये गया में है, जो बोधगया में है। ठीक है, ये बोधगया में है। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास भी किया जाएगा। राजगीर में 20वें तीर्थंकर, आपको यह ध्यान रखना है कि जैन धर्म में जानते हैं कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहला कौन होते हैं, ऋषभ देव होते हैं और उनका सैमुल क्या होता है, बैल होता है। और सबसे अंतिम यानी 24वें कौन होते हैं, तो ये 24वें होते हैं कौन, तो आपको ये ध्यान रखना है महावीर होते हैं, जिनका सैमुल क्या होता है, सिंह होता है। और 23वें होते हैं पारसनाथ, जिनका सैमुल क्या होता है, सांप होता है। और उसी रूप से आपको याद रखना है कि 20वां कौन होते हैं, 20वां तीर्थंकर होते हैं मुनि सुब्रत। इनका जन्म कहाँ होता है, ये राजगीर के पास हुआ, राजगीर में होता है। मुनि सुब्रत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धारा और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। ऐसा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बजट में ऐसा प्रोविजन दिया गया है। ओडिशा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु भी सहायता की जाएगी। जानते हैं कि ओडिशा में बहुत सारे मंदिर है, जैसे लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, उस तरह से कोणार्क टेम्पल है और फिर वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर भी है।
उस तरह से वहाँ पे विकास किया जाएगा। वहाँ पे चंद्रभागा बीच है, वहाँ पे क्या गोल्डन बीच है, उसके विकास के लिए वहाँ पे है जो इस तरह से फंडिंग भी दिया जाएगा। प्राथमिकता नंबर 8 की बात करते हैं तो नवाचार, अनुसंधान और विकास की बात करते हैं। तो मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की भी शुरुआत की जाएगी। यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड है जो स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि वो क्या करे, फंड करे बेसिक रिसर्च और उस तरह से प्रोटोटाइप को डेवलप करने में। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था भी स्थापित करेगी। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए की। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना, कितना? 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की भी व्यवस्था की जाएगी। आपको इस तरह से जो फैक्ट्स है आपको बस ये रट के जाना है, याद करके जाना है किसी भी तरीके से, ताकि वो एग्जाम में उस तरह से दिखे। आपको बस यहाँ पे समझते हुए भी आगे बढ़ना है क्या होता है और किस कारण से इतना फंडिंग उसको एलोकेट किया गया है, और इसका जो मेन सेक्टर है 9 प्रायोरिटी सेक्टर है उसको आपको मुख्य रूप से याद रखना है। प्राथमिकता नंबर 9 देख लेते हैं कि नई और अगली पीढ़ी के सुधार की बात करता है। तो ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु को शामिल किया गया, जैसे कि सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी कि क्या ULPIN यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार किया जाएगा। सारे लैंड प्लॉट्स का इस तरह से भू आधार किया जाएगा। इस तरह से जैसे हम लोग का जन आधार किया गया है उसी तरह से भू आधार भी किया जाएगा। संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन ऑफ क्या कैडेस्ट्रल मैप, यानी उस तरह से जो मैप है उसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का भी सर्वेक्षण किया जाएगा, यानी कि सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन्स एज पर करेंट ऑनरशिप, यानी किस तरह से अभी जो वर्तमान में कौन से लैंड पे, लैंड प्लॉट पे किसका ऑनरशिप है उसको पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाएगा। भू रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी और कृषक रजिस्ट्री से भी इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री एंड लिंकिंग टू द फार्मर रजिस्ट्री, इस तरह से है जो क्या, तो नई और अगली पीढ़ी के लिए लैंड में भी सुधार किया जाएगा ताकि लोग जो आने वाले पीढ़ी है, आने वाले से आपका खेत का जैसे कि जमीन है तो उसमें किस तरह से आपका ऑनरशिप टाइटल है जो इस्टेब्लिश किया गया है शुरू से पीढ़ियों में, उस तरह से आपको एक वंशावली विकसित किया जाएगा, वंशावली बनाया जाएगा और फिर उस तरह से आपके अधिकारों को दर्शाया जाएगा कि किस तरह से आपका वंशावली का उस तरह से क्षेत्र पे अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो उस तरह से लैंड ऑनरशिप के लिए ऐसा लैंड रजिस्ट्री बनाया जाएगा। ठीक है, शहरी भूमि संबंधी कार्य की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। ठीक है, श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। और NPS वात्सल्य पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि NPS वात्सल्य क्या है, तो माता पिता और अभिभावकों के द्वारा अवयस्क यानी कि नाबालिग, क्या, तो नाबालिग बच्चा, जो नाबालिग बच्चा है उसके लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना भी शुरू की जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि कुछ बच्चे जो नाबालिग होते हैं उसके लिए माता पिता और गार्जियन के द्वारा क्या कुछ फंड्स है उसके लिए भी इकट्ठा कराए जाएंगे ताकि वो आगे आने वाले उस बच्चे के लिए उसका पेंशन बन सके और वो अपना पढ़ाई या फिर उस तरह से आगे की जो जीवन शैली है उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सके। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 भी जल्द ही लाया जाएगा, यानी कि जन विश्वास बिल 2.0 विल बी इंट्रोड्यूस्ड सून टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि उस तरह से जो टैक्स का जो किस तरह से सही तरीके से इम्प्रोवाइज किया जाए ताकि जन विश्वास उस तरह से है जो सही तरीके से काम करे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके। अब बात करते हैं बजट भाषण खंड B की बात करते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं। एक मिनट, तो फ्रेंड्स हम अब देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स पूरी तरह से जो इनकम आपके द्वारा पर्सनल
पर्सनली जो इनकम होता है आपके द्वारा जनरेट किया जाता है उसी पे इनकम टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स यानी कि आप खुद ही सरकार को ये पे करते हैं इनकम टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्टली आप नहीं खुद पे करते हैं लेकिन किसी भी अन्य माध्यम से आप है जो पे करते ही हैं। ठीक है, क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क के निम्नलिखित प्रस्ताव भी किए गए हैं, जैसे औषधियाँ एवं चिकित्सा उपकरण। तो कैंसर की 3 दवाएं विकसित की गई है, जैसे कि विकसित की जाएगी टेस्टुजुमाब, डिरुक्सटिकेन, ओसी मार्टिनिव और डुर्वालुमैब को सीमा शुल्क से सीमा शुल्क से इसको है जो मुक्त किया गया है। सीमा शुल्क से इस तरह से पूरी तरह इसमें छूट प्रदान की गई है। एक्साइज ड्यूटी होता क्या है कि जब कोई भी वस्तु है जो किसी दूसरे देश में जाता है या कुछ दूसरे देश से आता है, यानी कि इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होते समय उस समय इसका क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, उसी को ये क्या पूरी तरह से ये खत्म कर दिया है। और ये 3 दवा प्रमुख रूप से क्या है, ये कैंसर के लिए है, कैंसर के लिए बनाया गया है। इसको याद रखना है आपको, ये तीनों दवा का नाम याद रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओसी मार्टिनिव हाल ही में इसको पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी से छूट प्रदान की गई, ये किस रोग से संबंधित है, ठीक है, किस रोग के इलाज के लिए संबंधित है, तो ये कैंसर के लिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मोबाइल फोन और संबंधित पुर्जे, यानी कि मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया। कितना, 15% किया गया है जो एक्साइज ड्यूटी है। किसमें, मोबाइल फोन या उस तरह से चार्जर होते हैं। महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उससे 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी को कम करने का है जो प्रस्ताव दिया गया है। यानी जो बीसीडी क्या होता है, इस तरह से जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी होता है, बीसीडी यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी, इससे है जो इसको छूट प्रदान किया गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, आपको ये ध्यान रखना है। कीमती धातु की बात करते हैं, प्रीशियस मेटल की, तो सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनम पर कितना, 6.4% किया गया। इस तरह से एक्साइज ड्यूटी को घटाकर किया गया। सोना चांदी पे कितना, 6% और प्लेटिनम पे कितना, तो 6.4% है जो घटा दिया गया है। अन्य धातु की बात करते हैं, लोहा, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। ब्लिस्टर तांबा क्या होता है कि उसमें 2% है जो क्या होता है, ये पूरी तरह से तांबा होता नहीं, पूरी तरह से तांबा होता है, जैसे कि 98% होता है तांबा, और इसमें 2% क्या होता है, इम्प्योरिटी को भी इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, ये ब्लिस्टर तांबा होता है, यानी कि पूरी तरह से ओरिजिनल तांबा नहीं होता है। इसमें है कि क्या, तो इसमें मूलभूत सीमा शुल्क को क्या किया, हटा दिया गया। लौह स्क्रैप और निकल कैथोड पर भी मूलभूत सीमा शुल्क हटा दिया गया। तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क की गई, यानी कि 2.5% कंसेशनल बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप, यहाँ पे इसको घटा दिया गया। कितना, 2.5% कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क भी हटाया गया। रसायन पेट्रोकेमिकल्स में देखते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट NH4Cl पर क्या है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है, इसको देख सकते हैं NH4 नाइट्रेट क्या है, NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10% इसको कर दिया गया है। इसका आप कमेंट में बताएंगे कि अमोनियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है क्या होता है। प्लास्टिक की बात करते हैं तो PVC फ्लेक्स यानी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड फ्लेक्स वैनड्रो पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25% किया गया है। दूरसंचार उपकरण में विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के PCBA पर BCD को 10% से बढ़ाकर कितना, 15% किया गया है। इसको बस मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है डाटा को कि कितना घटाया गया, कहाँ पे किस डाटा को घटाया गया, कहाँ पे किस डाटा को बढ़ाया गया, किस पे घटाया गया, किस पे बढ़ाया गया, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस 1-2 बार और पढ़ लेंगे, इसको PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट है पूरे, जैसे इस तरह से करंट अफेयर्स जो सीरीज चल रहा था 15 सेट का, ये 15वां सेट का लास्ट डिस्कशन है। इसको हम है जो PDF पूरी तरह से 1 से 15 आपको कोशिश करेंगे कि आपको टेलीग्राम चैनल एडिटोरिया पे मिल जाए। ठीक है, व्यापार सुविधा की बात करते हैं तो घरेलू विमान और नाव तथा जलयान के MRO उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समय अवधि को 6 महीनों से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। यानी कि यदि कोई वस्तु है आप खरीदते होंगे तो उसका है जो कुछ लिखा होता है, वारंटी 1 साल, वारंटी 2 साल, उस तरह से कह रहा है कि वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए यानी रिपेयरिंग के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। इसको ये ध्यान रखना है।
सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से यह बाहर कर दिया गया है। समुद्री उत्पाद जैसे कि कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकिट, बॉम्ब्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर कितना 5% करने का यह प्रस्ताव है आगे दिया गया है। श्रिम्प और फिश फूड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे है जो एक्साइज ड्यूटी यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटी है उसको है जो कम करने का भारत सरकार के द्वारा ऐसा आगे फ्यूचर में है जो प्रयास किया जा रहा है, ताकि क्या है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा है जो भारत सरकार किसको प्रमोट कर रही है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है कि भारत सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा है जो रेवेन्यू का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम किया जा सके, ट्रेड डेफिसिट है उसको है जो कम किया जा सके। ठीक है, ताकि हमारा जो योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया या फिर स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये मुद्रा लोन, इस तरह से जो फंक्शन पूरी तरह से कर सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई। इसमें टीडीएस का सरलीकरण किया गया। टीडीएस होता क्या है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हो सकता है पूछ दे, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या एट सोर्स यानी कि जहां से वस्तु निकल रही है, जहां से किसी को पेमेंट मिलना है, वहीं पे जैसे आपने समझ लो कि ड्रीम 11 पे 1 करोड़ रुपया आपने जीत लिया, तो आप देखे होंगे कि 1 करोड़ जो जीतता है उसमें क्या होता है कि 1 करोड़ में से 30% टीडीएस काट लिया, 30% टीडीएस काट लिया, तो यानी कि आपको उसमें 70 करोड़ ही आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, यानी कि उस तरह से टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहां से वो पेमेंट करने जा रहा है वहीं पे आपको 30% काट के भेजेगा, तो इसी को बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस। इस तरह से हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं ड्रीम 11 को, हालांकि इसमें जैसे लोग खेलते हैं लेकिन इसकी जो आदत लगती है वो बहुत ही बुरी होती है। टीडीएस का सरलीकरण, विभिन्न भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को घटाकर 2% टीडीएस दर किया जाएगा। ठीक है, तो विभिन्न भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को क्या घटाकर कितना कर दिया गया, 2% कर दिया गया। म्यूचुअल फंडों या यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% टीडीएस दर को भी समाप्त करने का ये प्रस्ताव है। ठीक है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होता है, म्यूचुअल फंड्स में आप कुछ फंड्स को खरीदते हैं, उस समय जो खरीदने का जो या फिर उसको एक बार खरीद लिए, बाय कर लिए, फिर उसको सेल करते हैं, उस बाय सेल के बाद क्या होता है जब ये विड्रा करते हैं तो उसमें कुछ पैसा आपको है जो प्लेटफॉर्म फी वगैरह ये कट जाता है, जिसको बोल रहा है वही कि टीडीएस है जो इसमें घटा करके कर दिया गया कितना, तो 20% है जो टीडीएस था उसको समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर कितना, तो 0.1% है जो करने का भी प्रस्ताव किया गया है। टीडीएस के भुगतान में विलंब होने को टीडीएस के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाइज करने का भी प्रस्ताव किया गया है। पुनः निर्धारण करने का सरलीकरण, यानी किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। तो ए फ्रेश असेसमेंट कैन बी ओपनड आफ्टर 3 to 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ओनली इफ द इनकम एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इज ₹50 लाख और मोर। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, बस इसको ये ध्यान रखना कि 50 लाख या 50 लाख से अधिक होगा तभी है जो आपको उस तरह से इनकम में छूट प्रदान की जाएगी। उस तरह से एक फ्रेश असेसमेंट खोला जाएगा 3 से 5 साल के बाद। कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन होता क्या है, यदि आपने कोई जमीन खरीदा तो उसका एक कैपिटल हो गया, आपके लिए एक पूंजी हो गया। उसी के अगले 5 सालों में, जैसे मान ला कि आप आज 1 लाख रुपए में जमीन कोई खरीदते हैं, जमीन का टुकड़ा, और अगले 10 सालों में 1 लाख से वो बढ़कर 10 लाख हो गया, यानी कि जो आपका ग्रोथ हुआ, रेट में जो ग्रोथ हुआ, आपका जो प्रॉफिट हुआ, उसका ही ये टैक्स लिया जाता है, कैपिटल ग्रोथ टैक्स भी लिया जाता है, कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है, सीजीटी। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से कर लगेगा, यानी कि कुछ लघु अवधि के लाभ पर कितना 20% का लाभ ये टैक्स लगेगा, और सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लिए लाभों पर कितना 12.5% की दर से यह टैक्स लगेगा। कितना 12.5% लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में यानी लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई किया गया है, और गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। इसको आप समझ सकते हैं। तो परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ा करके कितना 1.25 लाख प्रति वर्ष करने का यह प्रस्ताव दिया गया है। तो इस तरह से आपको
कुछ डाटा को आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है। मुकदमेबाजी और अपील की बात करते हैं तो अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का भी प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, यानी कि कुछ लंबित आपका जैसे टैक्स एजम्पशन या टैक्स से रिलेटेड कुछ ऐसा है, इनकम टैक्स से कुछ विवाद है, तो उसके लिए ऐसा विवाद से विश्वास योजना भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा को क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 लाख कहाँ पे 60 लाख रुपये कहाँ होना चाहिए, तो ये टैक्स अधिकरणों यानी टैक्स अथॉरिटी उच्च न्यायालय में कितना 2 करोड़ रुपये, और यदि आप उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तब इतना 5 करोड़ रुपये तक का बढ़ाने का यह प्रस्ताव किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर यदि आपका जो फंड आता है, इसके जैसे कह रहा है कि टैक्स अधिकरण उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा यानी कि जो मॉनिटरी लिमिट है वो कम से कम 60 लाख रुपए कहाँ, ये सिविल कोर्ट कहाँ, ये सॉरी टैक्स अधिकरण, टैक्स अधिकरण मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है टैक्स ट्रिब्यूनल्स, इस तरह से इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो आपके जो अपील है उसको सुन सके। यदि 60 लाख से कम होता है, यदि 60 लाख और 2 करोड़ के बीच में होता है तब आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, और फिर 5 करोड़ और उससे अधिक होता है तब ये सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं ताकि अपील को आपका सुना जा सके। रोजगार और निवेश की बात करते हैं तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को इनकरेज करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। एंजल टैक्स होता क्या है, पहले जानते हैं कि एंजल्स होता क्या है। तो एंजल किसको बोलते हैं, तो वो फेसबुक वाली एंजल प्रिया नहीं, या एंजल वो नहीं है। ठीक है, तो एंजल क्या है, यानी आपको यदि आप स्टार्टअप है, नए नए स्टार्टअप है, आप कंपनी खोलने की स्थिति में है, आपके पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो आप किसी बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाते हैं, यानी बड़े कंपनी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा एक जैसे कि एक हम स्विगी के जैसे स्विगी हो गया या जोमेटो हो गया, तो बोलेंगे जोमेटो का एक ब्रांच खोलना चाहते हैं या फिर कोई कंपनी हम खोलना चाहते हैं ताकि आगे आने वाले भविष्य में हम भी कुछ स्टार्टअप करें और आगे फिर बढ़े। तो वो कंपनी क्या आपसे डील करेगी, ठीक है मैं आपको फंड देता हूं लेकिन उसमें कुछ इक्विटी यानी कुछ शेयर हमको भी चाहिए, यानी 5%, 10%, 20% जिस तरह से वो फंड करे, या फिर उसका है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस आधार पे हमको भी उस तरह से प्रॉफिट मिलना चाहिए, इस आधार पे वो डील करता है, उसी को बोलता है क्या, तो एंजल, उसको बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है, उसी को एंजल फंड भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और सी एंजल टैक्स को, यानी कि जब कोई विदेशी आदमी या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गया, बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे आपके साथ फंडिंग करता है तो हो सकता है आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सके, यानी कि उसके मुताबिक वो लाने का भी प्रयास करेगा क्योंकि उसका भी शेयर उस कंपनी में है। ठीक है, जैसे PW एजुकेशनल कंपनी है तो उसमें क्या होता है, PW अपना ब्रांच खोलेगी या फिर किसी को बोलेगा कि हमारा ब्रांच खरीदो, ठीक है, या एडिटोरिया ही है अपना ब्रांच खोलने के लिए दूसरे जॉब पास जाएगा तो ये फंड देगा, तो उसमें उसको जब फंड देगा तो इसको बोलेगा कि आप ही है जो हमारे कदम पे आगे आएँ और साथ साथ चलें ताकि हमारा जो आपका से प्रॉफिट होगा वो हमारे साथ भी बटेगा, जिस कारण से है जो उसमें जो एंजल टैक्स भी लिया जाता है सरकार के द्वारा कि आपका भी तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक समय के बाद विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स को 40% से घटा करके कितना कर दिया, 35% करने का यह प्रस्ताव किया गया है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स को कितना कम कर दिया गया, 40% से घटाकर कितना 35% कर दिया गया है। यानी कोई जैसे अमेजन की कोई कंपनी है वो आती है इंडिया में, एक सेंटर खोलती है अमेजन इंडिया करके, और यहाँ पे क्या करती है उस तरह से अपना बिजनेस करती है, तो उससे टैक्स कितना लिया जाएगा, तो उसको कारपोरेट टैक्स के रूप में है जो 40% से 35% कर दिया गया है। क्यों कर दिया है, इसके कारण जानते हैं कि जैसे बहुत सारे इंडिया क्या चाह रहा है कि इंडिया ये चाह रहा है कि बहुत सारे जो FDI है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो आके इंडिया में इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्ट तब करेगा जब उसमें कंपनी में भारत सरकार को यदि वो प्रॉफिट करता है, माना कि 100 रुपये करता है, 100 रुपये में यदि वो 50 रुपये सरकार को ही दे देगा तो उसको प्रॉफिट है जो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, जिस कारण से सरकार ने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग आए, FDI के रूप में यहाँ आए और यहाँ क्या करे, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट अपने इंडस्ट्री को करे, स्टार्टअप को बढ़ावा दे ताकि क्या हो, भारत की इंजन ग्रोथ और भी ज़्यादा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा सके। ठीक है, तो विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए 40% से घटा करके कारपोरेट टैक्स को कितना कर दिया, 35% कर दिया। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। कर आधार का विस्तार भी किया गया, यानी टैक्स जो बेस है उसको भी बढ़ावा दिया गया। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन देखते होंगे F&O।
एफ एंड ओ क्या होता है, जो शेयर मार्केट में एक ऐसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पुट एंड कॉल का ऑप्शन होता है। यदि आप है जो इतना से एक शेयर मार्केट में इतना वैल्यू चल रहा है, उससे यदि आप ऊपर का सिलेक्ट करते हैं तो उसके आधार पे आपको प्रॉफिट होगा, या फिर उसका नीचे करते हैं तो आपको घाटा होगा। इस तरह से आपका है जो कॉल एंड पुट के थ्रू इस तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन ये चलता है, जो आप कहीं भी इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा करके क्रमशः कितना 0.02% और 0.1% है जो करने का यह प्रस्ताव किया गया है। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा, ये है जो बताया गया है कि यदि प्रोसीड्स रिसीव्ड ऑन रीपर्चेज ऑफ शेयर्स बाय द एक्वायरर विल बी टैक्स, यानी कि यदि वह पुनः खरीदता है उस टैक्स को, शेयर को, तो उसको पे क्या होगा, उस पर टैक्स लगेगा। और 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को भी वापस ले लिया गया है, तो इक्वलाइजेशन लेवी इसको समाप्त कर दिया गया 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को। अब कह रहा है सामाजिक सुरक्षा लाभ यानी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर कितना 14% करने का प्रस्ताव दिया गया है। इट इज प्रपोज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस फ्रॉम 10% टू 14% ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय सैलरी माना कि 1 लाख रुपये सैलरी है एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉयर उसका कितना करेगा, यानी कि 14,000 रुपया है जो उसका 14% क्या करेगा, वो है जो वो भी एनपीएस में उसका डालेगा। 20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को गैर दांडिक बनाने का प्रस्ताव भी किया गया। इट इज प्रोपोज टू मेक नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मूवेबल एसेट्स अप टू ₹20 लाख नॉन प्यूनिटिव। नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में भी बदलाव किया गया, यानी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना, तो 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया। ये इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि मानक कटौती का मतलब क्या होता है, यानी कि टोटल जो आपने पूरे साल का इनकम जनरेट किया उसमें से आपको है जो कुछ पैसा है जो सरकार को देना होगा, उस तरह से कितना, तो इस तरह से बताया गया है। अब हम देख लेते हैं कि नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना कैसी रहेगी। तो रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर इन द न्यू टैक्स रेजिम में इस तरह से 2024-25 के बजट में क्या दिया गया है, तो यदि आप 0 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का यदि आप इनकम करते हैं तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी 0 टैक्स लगेगा। ठीक है, यदि आप 3 से 7 लाख है जो पर ईयर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनकम टर्नओवर है आपका, तो आपको 5% है जो टैक्स देना होगा, कितना 5%। जबकि 7 से 10 लाख क्या है, तो आपको 7 से 10 लाख के बीच में यदि आप है जो कमाई करते हैं तो उसमें 10% देना होगा। 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20%, और यदि आप 15 लाख या 15 लाख से अधिक कितना भी कमा ले आपको उसका 30% है जो आपको सरकार को इनकम टैक्स के रूप में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो अंडर द न्यू टैक्स रेजिम सैलरीड एम्प्लॉयज विल गेट टैक्स बेनिफिट्स ऑफ अप टू ₹17,500 इन इनकम टैक्स। तो 17,500 रुपया का इनकम टैक्स में है जो इसको छूट मिलेगी, यानी उसको लाभ मिलेगा। नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारी को जो सैलरीड पर्सन है उसको क्या होगा, तो 17,500 रुपया, ये ध्यान रखना है कितना, तो 17,500 रुपये तक का भी इसको बेनिफिट मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए गए हैं, उसमें टॉप 4 कौन कौन से हैं। टॉप 4 कौन कौन से हैं, तो पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें टोटल दिया गया है कितना, तो 2,05,250 करोड़ रुपए। मनरेगा 86,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन 70,163 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना 60,000 करोड़ रुपए इसमें है जो अलोकेट किया गया है। और यही है जो क्या, ये टॉप 4 क्या है, टॉप 4 है जो जिसमें पूरे बजट का है जो फंडिंग एलोकेट किया गया है, जिसमें पहला स्थान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें है जो देख सकते हैं कि पीडीएस के थ्रू अन्न बंटवारा किया जाता है, यानी कि जो राशन प्रोवाइड किया जाता है, इसमें लगभग 80 करोड़ से ऊपर जनसंख्या को क्या, तो इस तरह से अन्न प्रोवाइड किया जाता है, जो मोस्टली जो बीपीएल फैमिली के या फिर जो अन्योदय योजना से जुड़े हुए हैं। अंत्योदय योजना। मनरेगा की बात करते हैं तो जो 2005 में इसको है जो इस्टेब्लिश किया गया और 2006 में इसको लॉन्च किया गया। और इसके द्वारा क्या होता है मनरेगा में कि कोई भी एक जैसे पुअर हाउस होल्ड है, एक गरीब परिवार है, उसको कम से कम 100 दिन, कम से कम क्या एटलीस्ट 100 डेज का उसको है जो एक काम दिया जाए एक साल में, यानी 365 दिन में 100 दिन का उसको कम से कम काम दिया जा सके,
किस तरह से वो नॉन स्किल्ड होना चाहिए, उन्हें उस तरह से कि यदि उसको बोल दे कि टेक्नोलॉजी में काम करना है या फिर आईटी सेक्टर में काम करना है तो फिर वो काम करेगा नहीं, क्योंकि वो गरीब है, गरीब है और उस तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, इसने अच्छी शिक्षा हासिल नहीं की है। वो क्या कर सकता है, तो मैनुअली वर्क कर सकता है, यानी कि हाथों से अपना ये कार्य कर सकता है, जिस कारण से उसे स्किल्ड न देकर के नॉन स्किल्ड वर्क दिया जाएगा। और यदि वो सरकार 100 वर्क का काम नहीं, 100 डे का काम यदि उसको नहीं देता है, पंचायत का ये काम है, और यदि वो नहीं देता है तो क्या होता है, उसको कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्या, उसको कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जा सकेगा। जल जीवन मिशन के बारे में जानते हैं कि जल जीवन मिशन क्या है। तो उस तरह से पंप्ड वाटर फैसिलिटी है जो हर एक गांव में हर एक घरों को है जो उस तरह से प्रोवाइड करने की बात की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं तो ये कब होता है, 1 दिसंबर 2018 को इसको लॉन्च किया गया। किसको, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को। और पीएम किसान में क्या होता है कि 6,000 रुपये है जो इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे, जो पूरी तरह 6,000 रुपया हो गया, इसको 2,000 रुपये कर करके हर एक 3 महीने पे, हर एक जैसे 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, 2,000 गुना 3, ठीक है, 6,000 रुपया है जो एक साल में किसानों को दिया जा सकेगा, ताकि वो क्या होगा कि वो अपने जो खेत से संबंधित जो उपकरण है या उस तरह से टूल्स है उसको या फिर सीड्स है उसको खरीद सके और अपनी इनकम को और भी अच्छी तरह से सुदृढ़ कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर खर्च कितना किया गया, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स अंडर बजट 2024-25। तो रक्षा में यानी डिफेंस सेक्टर में कितना सबसे ज्यादा खर्च किया गया, 4,55,773 करोड़ रुपए का खर्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। किसमें, बजट में ऐसा एलोकेट किया गया, सबसे ज्यादा कहां पे खर्च किया गया, डिफेंस में। ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट में 2,65,808 करोड़। कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में कितना, तो ये 1,51,851 करोड़। स्वास्थ्य यानी हेल्थ सेक्टर में 89,287 करोड़। शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़ोतरी किया गया, 1,25,638 करोड़ रुपए का। इसमें एजुकेशन सेक्टर में इस तरह से जीडीपी का है जो कंट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया गया है, खर्च किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है कि टॉप 5 जो सरकार यानी बजट में सरकार के द्वारा ऐसा दिया गया है कि 2024-25 के बजट में सबसे प्रमुख जो मेजर आइटम्स है वो क्या है, तो डिफेंस है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी है, हेल्थ है, फिर एजुकेशन है। टॉप 5 सेक्टर्स है जिसमें सबसे ज्यादा खर्च किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। और टॉप 4 है जिसपे जो सबसे ज्यादा स्कीम्स है वो खर्च किए गए कहाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना, एमजी नरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ठीक है, अब हम जो केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमने पूरी तरह से बजट का जितना जो सेक्टर होता है उसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम 50 क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन जो ये बजट से तैयार किए गए हैं, और ये काफ़ी, अब यदि आपने इतना पढ़ लिया तो आपको काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जानते हैं कि मोदी सरकार के ये तीसरे कार्यकाल है, उसका पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया, तो ये वर्तमान में कौन है, तो ये निर्मला सीतारमन अभी वर्तमान में क्या है, वित्त मंत्री है, उनके द्वारा यह पेश किया गया है, निर्मला सीतारमन के द्वारा। अमित शाह जानते हैं गृह मंत्री के साथ साथ क्या है, ये सहकारिता मंत्री भी है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री है, और अपने प्रधानमंत्री तो जानते ही हैं नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है, तो आपको हमने शुरू में ही बता दिया था कि मुख्य रूप से कितने बार पूछा जाएगा कि ये कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है, तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें जानते हैं कि युवा, महिला, गरीब और क्या अन्नदाता को शामिल किया गया, क्या क्या, युवा, महिला, क्या, गरीब और अन्नदाता। इसको आपको रिकॉल रखना पड़ेगा ताकि आपको हमेशा ये याद रखे, ये 4 सेक्टर है जिसे किसान भी बोला जा सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो देख सकते हैं गरीब हो गया, युवा, अन्नदाता और महिलाएं, यानी कि इसमें चारों पे ध्यान दिया गया है। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि हमने पूरी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस किया है, बस आपको फैक्ट को चेक करते हुए आगे बढ़ते रहना है।
विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? तो आप देखे होंगे पूरे बजट को आपने पढ़ा तो इसमें टोटल कितने 9 प्रायोरिटी सेक्टर है जो इसमें चिन्हित किए गए हैं। कितने? 9। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया और यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? तो ये 7वां बजट था, यानी कि 7वीं बार है जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में इसको पेश किए हैं। किसको? बजट को पेश किए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? तो इसका आपने देखा होगा कितना 48.21 लाख करोड़ रुपया। कितना? 48.21 लाख करोड़ रुपया हमने बताया था, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? तो जानते हैं कि 10.5% अधिक है। और यदि रुपया में पूछे तो कितना है, तो इसको ध्यान रखना है। कितना? तो 3.18 लाख करोड़ रुपया है। कितना? 3.18 लाख करोड़ रुपया है। और पिछले वर्ष के तुलना में कितना? तो 10.5% ये अधिक बजट में एलोकेट किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? टोटल इसमें कितने हैं? तो 9 प्राथमिक क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसमें देख सकते हैं कौन कौन है। तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव परिवर्तन, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी में सुधार। इस तरह से प्रमुख 9 सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ऑल ऑफ द एबव, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने 9 प्रायोरिटी सेक्टर को पूरी तरह से डिफाइन करके आपको समझाने का प्रयास किया। तो समझ चुके हैं कि आपको ये ध्यान रहा होगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो इसमें आपने देखा होगा कि 1 करोड़ किसानों को, कितना? 1 करोड़ किसानों को है जो क्या, तो अगले 2 वर्षों में किसानों को क्या, तो नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आपने उस समय देखा होगा कि जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर है वो 10,000 स्टैब्लिश किया जाएगा। कितना? तो 10,000 इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 हाउ मेनी नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर नेचुरल फार्मिंग? तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य दिया गया है? तो सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर यह आत्मनिर्भरता लाने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी है जो बजट में प्रावधान दिया गया है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में भी जारी की जाएगी। तो ऐसा हमने पढ़ा था, आपको हमने एक्सप्लेन भी किया था। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है? तो दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण यानी कि फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो आपको हमने बताया है कि नाबार्ड के थ्रू। किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन से ए करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें दिया गया, सही दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं। तो इसके तहत अगले 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण भी किया जाएगा। कितने जिलों में? 400 जिलों में डिजिटल है जो क्रॉप का सर्वे किया जाएगा डिजिटली रूप से। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। इस तरह से हमने आपको बताया भी गया है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही दिया गया है। देखिए, बजट को हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से भी करा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि हम पूरी तरह बजट को है जो समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप ये हमको जो 50 क्वेश्चन है समझाने में हमको मात्र 20 से 25 मिनट लगेगा या 20 मिनट लगेगा, जितना क्वेश्चन का टाइम है। ठीक है, लेकिन यदि आप पूरी तरह बजट को पढ़ लेते हैं तो आपको देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसानी से आप है जो बनाते हुए सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यदि हम डायरेक्टली इस पे आते तो आपको बजट का पूरी तरह से समझ विकसित नहीं होता और इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपने यदि इसको बजट को पढ़ लिया है तब ये क्वेश्चन को लगाएं या फिर उस तरह से समझ के पूरी तरह से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो कितने % है जो इंडियन है जो अकॉर्डिंग टू
यूनियन बजट 2024-25 कितने परसेंट इंडियंस है जो करंटली कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसको याद रखना है कितना 45% है, कितना 45%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना परसेंट योगदान है। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जिसमें टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में बहुत अच्छी रोल है, यानी कि 55% के ऊपर इसमें है जो कंट्रीब्यूशन है, जबकि 18% के आसपास क्या है तो एग्रीकल्चर का इसमें है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान दिया गया है, कितने दिया गया है, तो इसका आंसर 2 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। कितना 2 लाख करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा कि अगले 5 वर्षों में रोजगार है जो बढ़ाने के लिए और कौशल ट्रेनिंग के लिए कितने रुपए का बजटीय प्रावधान दिया गया है, तो 2 लाख करोड़ रुपए का। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन इसमें सही है कि देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा और 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। तो ऐसे हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके डाटा को याद रखना है, कितने ITI, तो 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब है केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है, तो आप देखे होंगे कि इसका थीम क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट, MSME, स्किल्स और फिर मिडिल क्लास पे इसका मुख्य रूप से थीम है जो क्या केंद्रित है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2024-25 का जो बजट का थीम है वो किस पे बेसिस है, इसमें एक ही में दे सकता है कि रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग, तो इस तरह से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें चारों सही सही दिया गया है। पूर्वोदय योजना की बात करते हैं, इसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में दिया गया और ये किस राज्य को लेकर इसमें कवर करेगा, तो जानते हैं, आपको हमने पहले ही बताया कि इसमें प्रमुख रूप से 5 राज्यों को इसमें कवर किया गया है, ठीक है। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसमें एक ओडिशा क्या है, ये 5वां क्या है, ओडिशा है, वो उत्तर प्रदेश इसको शामिल नहीं किया गया है। इस तरह से उत्तर प्रदेश आपको देख के आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, पूरी तरह से ये पूर्व क्षेत्र में नहीं आता है, ये पूर्वोदय क्षेत्र की बात कह रहा है, ठीक है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो NPS वात्सल्य मतलब होता है बच्चा या नाबालिग, उस तरह से आप भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। इसका आंसर नाबालिग हो जाएगा, नाबालिग हो जाएगा, यानी कि माइनर चिल्ड्रन हो जाएगा। केंद्रीय बजट के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया। हमने आपको डिस्कशन करते समय बताया था कि कौन सा ये चरण है, तो चरण नंबर 4 है ये, यानी फेज 4 है, फेज 4 है और ये चौथा चरण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा सही है। तो 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे गलत कर दिया, आपको स्टेटमेंट में फंसाने की कोशिश किया गया। 10 लाख नहीं, कितना, 1 करोड़ घरों को, कितना, 1 करोड़ घरों को है जो मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, कितना, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी, ऐसा दिया गया है। किसमें, तो ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंधित ये दोनों कथन क्या है, तो इसमें देख सकते हैं दूसरा कथन सही है, पहला क्या है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि कर रहा है कौन सा कथन इसमें दिया गया है, तो ये ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है, तो जानते हैं कि सोना पे, चांदी पे और प्लेटिनम पे भी कम किया गया, यानी 6% कम किया गया इस पे, सोना चांदी पे, और 6.4% कम किया गया कितने, ये प्लेटिनम पे इसको कम किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम पे तीनों पे एक्साइज ड्यूटी को क्या किया गया है, कम किया गया है, इसलिए इसमें दिए गए तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही दिया गया है, तो सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया, तो 6% कर दिया गया है, ठीक है, 6%, और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर कितना, 6.4% कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर कितना, 15% कर दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। आपको मुख्य रूप से डाटा पे फोकस करना है कि कौन से कितने किया गया, कितने घटा दिया गया या बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसमें तीनों का तीनों कथन क्या है, तो इसमें सही सही दिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। केंद्रीय बजट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? तो आपको हमने बताया है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें, उसके क्षेत्रों में क्या है, तो उसको है जो 100 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखा इसमें स्थापित की जाएगी। केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए गए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल किया गया है? तो इसमें टोटल 63,000 गांव इसमें शामिल किया गया है। जैसा हमने उस समय जब बजट आपको पढ़ा रहे थे, अभी पढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो क्या हुआ कि उसमें हमने सब नोटिफाई करते हुए आगे बढ़ा है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे पूछने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप हमेशा नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसमें 20 लाख कर दिया गया। हमने आपको बताया कि 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत होती है और इसमें 3 तरह के कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। किसमें? एक शिशु, फिर तरुण और फिर क्या कि शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर, तरुण यहाँ पे देख सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। शिशु लोन में कितना? 50,000 लोन, 0 से 50,000, यानी कि 0 से क्या, तो 50,000 रुपये का ये दिया जाएगा लोन। ठीक है, फिर तरुण आता है, तरुण में कितना? तो 50,000 से कितना? 50,000 से 5 लाख। और ये 5 लाख से क्या, तो इसमें किशोर में कितना? 5 लाख से 10 लाख का प्रावधान था। लेकिन यदि कोई जो लेता है किशोर के अंदर 10 लाख का लोन लिया और पूरी तरह से इसका इंटरेस्ट के साथ पूरी तरह प्रिंसिपल को है जो वापस कर दिया, तो उसमें क्या करेगा? उसका 10 लाख से बढ़ाकर उसको 20 लाख रुपया इसको लोन ये ले सकता है किशोर कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट के अनुसार कर, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो इसमें एंजल टैक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एंजल टैक्स को अब समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स को अब नहीं लिया जाएगा, एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है ताकि स्टार्टअप को क्या करे? ये बूस्ट करे। स्टार्टअप क्या करे? बूस्ट करे, यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को और भी बढ़ावा दे, उसके फंड को उसको फंड दे, ताकि वो जब एंजल टैक्स लगाया जाएगा तो वो क्या हो, वो अपना एंजल टैक्स देने से बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको स्टार्टअप इंडिया, उस तरह से जो कंट्री इंडिया है, इस तरह से जो उभरता हुआ कंट्री है, उस तरह से एंजल टैक्स यहाँ पे सुटेबल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको छोटी छोटी कंपनियों को फंड की आवश्यकता काफ़ी है। करा केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 35% कर दिया गया। कितना? 35% कर दिया गया है। इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हमने बताया भी था कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा FDI या फिर विदेशी कंपनी भारत में आए और इन्वेस्ट करे, और साथ में क्या करे? ये टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे। केंद्रीय बजट 24-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में बताना है कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 75,000 रुपया कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया है? 25,000 रुपये कर दी गई है। तो इसको दोनों को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान दिया गया है? इसको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7300 करोड़ रुपया। कितना? 7300 करोड़ रुपया दिया गया है। जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे बोलते हैं आयुष्मान योजना भी बोलते हैं, इसमें एक परिवार को 5 करोड़ रुपए तक का स्वास्थ्य इंश्योरेंस दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, और वो कहीं भी उस तरह से इलाज करा सकता है। कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी इलाज करा सकते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब होती है? ये 2018 में होती है। कब? 23 सितंबर 2018 का इसका शुरुआत किया जाता है। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान योजना की शुरुआत की जाती है, और 1 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री क्या है? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भवा योजना, आयुष्मान भवा योजना की शुरुआत की जाती है। भवा योजना की शुरुआत की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसी का ये आगे हुए एक्सटेंडेड पोर्शन है। ठीक है, बढ़ाया हुआ पार्ट है। केंद्रीय बजट में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है जो एलोकेट किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21,336 करोड़ रुपए। 21,336 करोड़ रुपए, इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का है जो बजटीय प्रावधान दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। कितना दिया गया है, तो इसको 86,000 करोड़ रुपए इसको अलोकेट किया गया है, 86,000 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान दिया गया है, तो इसको ध्यान रखना है 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए। और आपको हमने बता दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या। इसमें है जो 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए है जो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में इसको दिया जाता है, ठीक है, ताकि किसान अपने जो भूमि के में फसल बो सके और अच्छी फसल उपजा सके और ताकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड और उसका इनकम भी आगे बढ़ सके। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अमृत मिशन क्या होता है, उस तरह से जो अर्बन सिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, उसमें जो मुख्य फैसिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रोवाइड करना अच्छी तरह से, जैसे कि वो सीवेज फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, या वाटर का फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, क्लीनलीनेस उसको इम्प्रूव करना, इस तरह से अर्बन सोसाइटी को इम्प्रूव करना। इसके लिए अमृत मिशन के तहत कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 8,000 करोड़ रुपए। क्या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मिलान करना है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित करना है। तो डिफेंस में कितना है जो एक्सपेंडिचर किया गया, कितना किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफेंस में 4,54,773 करोड़ रुपए जो सबसे ज्यादा खर्च किया गया। रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में 2,65,808 करोड़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में 1,51,851 करोड़, और एजुकेशन में कितना 1,25,638 करोड़ इसमें खर्च किया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए, इसमें PQRS करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सही सही दिया गया है, इसको मिलान कर ले। अगला है कि प्रमुख स्कीम है और उसके लिए कितने आवंटन दिए गए हैं, राशि जो करोड़ में दिए गए हैं। तो अनुसंधान और विकास परियोजना में कितने दिए गए, तो 1,200 करोड़ रुपए, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें भारत सरकार ध्यान नहीं देती है, और R&D में मात्र 1,200 करोड़ रुपए है जो एलोकेट किया गया है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना में कितना किया गया, तो इसमें 2,228 करोड़, यानी कि इसका कितना 2,228 करोड़ दिया गया है। और सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले निर्माण के लिए कितना दिया गया, तो इसमें 6,903 करोड़, यानी 6,903 करोड़ रुपए का इसमें फंड दिया गया। जबकि सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए विकास के लिए कितना, तो 10,000 करोड़ रुपया है जो दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 1 का क्या हो जाएगा, 1 का एस हो जाएगा, यानी नीचे से स्टार्ट करते हैं, SRQP, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्ति यानी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना होगा, कितना अनुमानित है रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कितना इनकम भारत सरकार जनरेट करेगा, ये बजट में बताया है कितना आने वाले 2024-25 में। तो इसको ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर है 3,12,00,000, क्या है 31 करोड़ 29 लाख 31,29,200 करोड़, 31,29,200 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू रिसिप्ट इसने टारगेट किया है। कितना है जो भारत सरकार आने वाले वर्षों में 2024-25 में इतना है जो भारत सरकार ग्रहण करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्ति यानी टोटल जो कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट तो दूसरा हो गया, और ये कैपिटल रिसिप्ट कितना है, तो कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 16,91,312 करोड़ रुपए है जो इसका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। कितना 16,91,312 करोड़ रुपए इसका टोटल कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, जैसे हॉस्पिटल्स, ब्रिज वगैरह बनाया है, उससे है जो लंबे समय तक उसका है जो पैसा जैसे आते रहेगा। जैसे कोई ब्रिज है, कोई पुल है, ये जैसे 2-3 मॉडल पे काम करती है। जैसे BOT मॉडल एक होता है, BOT मॉडल यानी कि क्या करता है, पहले ठेकेदार को दिया, बोला कि आप इसे बिल्ड कीजिए, बिल्ड किया, फिर ऑपरेट कीजिए, यानी कि उस तरह से टोल टैक्स के माध्यम से आप है जो टैक्स है जो इस तरह से टोल टैक्स इकट्ठा कीजिए, फिर उसमें कह रहा है कि ट्रांसफर कर दीजिए, यानी बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर,
बिल्ड कीजिए, फिर ऑपरेट कीजिए, फिर क्या कीजिए, सरकार को ट्रांसफर कर दीजिए। यानी कि अगले, जैसे कि आपका यदि जो आपने फंड माना कि 1 करोड़ रुपए का पुल बनाया या उस तरह से रोड बनाया 1 करोड़ का, 1 करोड़ का जब रोड बनाया तो उसको आप ऑपरेट कीजिए, यानी कि उससे क्या करेगा, टैक्स, टोल टैक्स वो है जो कंपनी वसूलेगी। जब वो कंपनी वसूल लेगी, 15 सालों के लिए एग्रीमेंट होगा या 20 सालों के लिए होगा, उसके बाद जब बिल्ड कर लेगी, ऑपरेट भी कर लेगी, उसके बाद क्या करेगा, इस सरकार को ट्रांसफर कर देगी। फिर क्या करेगा, सरकार उससे फिर पैसा टोल टैक्स के माध्यम से फिर पैसा कमाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बीओटी काम करता है, और यही एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसी से जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, सरकार इन्वेस्ट किया, लेकिन इससे जो प्राप्त हुआ टोल टैक्स के माध्यम में बाद में 15-20 साल के बाद, तब वो क्या हुआ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद क्या हुआ, एक कैपिटल रिसिप्ट हुआ जो सरकार को प्राप्ति हुआ लॉन्ग टर्म के बाद। यही है जो टोटल अनुमानित है कितना, 16,91,312 करोड़ रुपए। अब कह रहा है केंद्रीय बजट के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा, यानी टोटल फिजिकल डेफिसिट बता दिए कि टोटल एक्सपेंडिचर, यदि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा हो जाएगा कितना, किससे, तो टोटल रेवेन्यू से, यानी कि जितना सरकार ने प्राप्ति किया उससे ज़्यादा क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो उसी को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16,13,312 करोड़ रुपए। 16,13,312 करोड़ रुपए क्या है, राजकोषीय घाटा है। एफडीआई, इसको परसेंट वाइज भी हमने बता दिया, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि कुल प्राथमिक घाटा की बात करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं, उसका अनुमान कितना लगाया है, तो इसका अनुमान लगाया है कितना, 4,50,372 करोड़ रुपए, 4,50,372 करोड़ रुपए। इसमें जो बोरोइंग, जो बोरोइंग से जो इंटरेस्ट देना है उसको इसमें घटा दिया जाता है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट से। यदि पहले हमने कुछ कंसेप्ट में मिसलीडिंग भी किया है तो उसको आप यहाँ पे आगे हम क्लेरिफाई करते हुए आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आगे उसको ध्यान से, कभी कभी होता है उतर जाता है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, और एक लंबे वीडियो वन शॉट, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक ही बार में रिकॉर्ड हो रहा है, जिस कारण से थोड़ा सा कंसेप्ट को पूरी तरह से रिवाइज कर पाना भी मुश्किल होता है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर पाना भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा इन टोटल जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसका अनुमान कितना लगाया गया है, तो इसका ध्यान रखना है। 42 में कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5,80,201 करोड़ रुपए। 5,80,201 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय बजट के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा, यानी टोटल इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसकी बात करते हैं। तो इसको हमने बताया था कि 2011-12 में इसको है जो लॉन्च किया गया था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें है जो रेवेन्यू डेफिसिट में से जो क्या किया गया था, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट में से जो ये क्या इंटरेस्ट फ्रॉम जो पेमेंट होता है उसको हटा दिया गया था, इसको हटा दिया गया। एक बार रेवेन्यू डेफिसिट को हमने बताया है इकोनॉमिक सर्वे में, उसको पूरी तरह से आप देख लेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको ये कंफर्म कर लेना है कि रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिसलीड हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर 1,89,423 करोड़ रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताते हुए चलते हैं कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है। ठीक है, 1 मिनट। इसमें देख सकते हैं दिया गया है रेवेन्यू डिफिसिट। ये क्या इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, इसमें रेवेन्यू डिफिसिट में से जो ग्रांट्स दिए जाते हैं कैपिटल जनरेट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसको घटा दिया जाता है, यानी ग्रांट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
यानी जो कैपिटल जनरेट करने के लिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो फंड दिया गया, ग्रांट दिया गया, उसको हटा लिया जाता है, उसी को बोला जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। किससे घटाया जाता है? रेवेन्यू डिफिसिट से घटा दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कैपिटल एसेट यानी कि पूल वगैरह इस तरह से बनाने के लिए इसमें है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एसेट को जनरेट करने के लिए इसमें जो फंड दिया गया उसको हटा लिया जाता है रेवेन्यू डिफिसिट से। सॉरी फॉर इस तरह से हमने सोचा कि आपको है जो इन्फॉर्मेशन गलत ना दें, ताकि आपका है जो इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित कितना है, यानी कि टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कितना है ये अनुमानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37,09,401 करोड़ रुपए। 37,09,401 करोड़ रुपए इसका है जो क्या, तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की गई है। इसमें भारत का कुल पूंजीगत व्यय यानी कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है कितना है। तो उस तरह से जो पूल आदि बनाने में इसका जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंडिचर किया जाए, वो टोटल कितना, तो ये है जो इसमें बताया गया है कितना अनुमानित है। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये बताया गया है कितना, तो जानते हैं, इसको बताया था हमने 11,11,111 करोड़ रुपए। 11,11,111 करोड़ रुपए टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की है जो अनुमानित राशि है जो 2024-25 बजट में दिया गया है। अगला प्रश्न कि कौन सा कथन इसमें सत्य है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, तो 4.9% है, अनुमानित है। और राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का कितना, 1.8% अनुमानित है। प्राइमरी डिफिसिट जीडीपी का 1.4% है, अनुमानित है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का कितना, 0.6% अनुमानित है। तो दिए गए ऑप्शन सारे सही सही दिए गए हैं। बस आपको ये पहले हमने डाटा के रूप में आपको दिखाया, राशि के रूप में दिखाया, ये परसेंट के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये जो पांचों है जो काफ़ी चारों इंपॉर्टेंट है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना 4.9%, ये 2024-25 के अनुसार है। राजस्व घाटा कितना 1.8%, प्राथमिक घाटा 1.4%, प्रभावी राजस्व घाटा कितना, तो जीडीपी का 0.6% है। इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन दिए गए सारे सही सही दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59,409 करोड़ हो जाएगा। 59,409 करोड़ हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी पीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन इसमें सत्य है कि बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान दिया गया है और बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का भी बजटीय प्रावधान दिया गया है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन क्या है, इसमें सही सही दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसमें कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है, ये पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है। तो विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर इसमें ऐड कर दीजिएगा। विष्णुपद मंदिर ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर ऑप्शन बी यहाँ पे मिसिंग है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर भी किया जाएगा, सप्तऋषि कॉरिडोर। इसमें कोसी मेची लिंक कॉरिडोर इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है, सही सही दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना और बताना है कौन से कथन इसमें दिए गए सत्य है कि बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान दिया गया है। भागलपुर के पिरपैंती में बिजली पावर प्लांट जो 2400 मेगावाट का बनेगा और इसमें टोटल 800 मेगावाट की 3 यूनिट है जो इसमें इस्टेब्लिश की जाएगी। ये बताया गया है कहाँ पे, भागलपुर के पिरपैंती में जो बिहार में है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ बनेगा, गया में बनेगा। गया के क्षेत्र में बनेगा, गया डोभी आसपास बनेगा। ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। जानते ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया कहाँ पे, बनारस में। उसी तरह से महाबोधि और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा कहाँ पे, गया और बोधगया के क्षेत्र में बनाया जाएगा। दोनों को इंटरलिंक किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे के सारे कथन यहाँ पे दिए गए, सारे के सारे कथन क्या है, सही सही दिए गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने टोटल इकोनॉमिक सर्वे
के कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस और बजट प्लस बजट के क्वेश्चंस पूरी तरह से है जो कंप्लीट कर लिया है। टोटल क्या कर दिया है कि टोटल इसमें 50 क्वेश्चन, इसमें टोटल 15 सेट हुआ। क्या हुआ? 15 सेट हुआ। 15 गुने 50 आप देख सकते हैं 750 क्वेश्चन का हमने आपको डिस्कशन करा चुका है। 750 एमसीक्यू आपको डिस्कशन किया है पूरी तरह कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ। तो उम्मीद करेंगे कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन, हो सकता है कि आपके कुछ ही क्वेश्चन आ जाए जो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है, उससे भी क्वेश्चन आपको टकरा सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम रिकमेंड करेंगे एक वीडियो आप ये पूरे सीरीज को आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपका है जो पूरी तरह से तैयारी हो सके। तो ठीक है, यदि आपने पूरी तरह से इसको वीडियो को सीरीज को कंप्लीट किया है तो उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड यदि आपका अभी तक पीडीएफ जो हमने प्रोवाइड कराया है टेलीग्राम चैनल पे एडुटेरिया का, उसमें टोटल कितना है तो 5 तक दिया गया है। उसको हम कोशिश करेंगे पूरी तरह एक बार है जो 1 से लेकर 15 टेलीग्राम पे जो सेट है प्रैक्टिस सेट उसको दिया जा सके। ठीक है, ताकि आप पूरी तरह से आप उसको पढ़ के आसानी से समझ सके। तो एडुटेरिया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और फिर यहाँ से पीडीएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 7500 सीरीज का टेस्ट टोटल हम प्रैक्टिस सेट 23 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें आप उसका भी पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का भी प्लेलिस्ट है जो कहाँ पे, इसी चैनल पे मौजूद है, इसे आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।